कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में बहुत ही ध्यान से खाना बना रहा होता है। वह गेस्ट्स के लिए सब कुछ परफेक्ट करना चाहता है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक लड़की की धुंधली सी तस्वीर आती है। उसे खुद नहीं पता होता कि वह लड़की कौन है, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बिना किसी वजह के उसके हाथ इतने कांपने लगते हैं कि वह चॉपस्टिक्स तक पकड़ नहीं पाता। तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उस दिन के बाद जब भी वह कुकिंग टीवी शो में खाना बनाता है, उसे खुद समझ नहीं आता कि वह अचानक क्यों रोने लगता है। होस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। रेस्टोरेंट में जब कोई गेस्ट आता है तब भी वह अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और आखिरकार उसका कोलीग उसे खींचकर वहां से ले जाता है। सबसे अजीब बात तब होती है जब उसका कोलीग रो रहा होता है और ये लड़का साइड में खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा होता है। खुद की इस अजीब हरकत से वह और भी ज्यादा डर जाता है। तभी उसके दिमाग में वही धुंधली लड़की घूमने लगती है और वह सोचने लगता है कि कहीं उसकी बहन तो जिंदा नहीं है। धीरे धीरे राज खुलना शुरू होता है कि असल में बचपन से ही इस लड़के के साथ कुछ अलग था। जब भी उसकी बहन को कोई परेशान करता था, चाहे वह पास न हो, फिर भी वह उसके इमोशंस महसूस कर लेता था। जब उसकी बहन रोती थी, उसके सीने में दर्द होता था और वह बिना वजह रो पड़ता था। इसी वजह से जी हून को अपनी बहन पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी बहन की शर्मीली नेचर की वजह से वह खुद भी कमजोर हो रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी बहन से नफरत करना शुरू कर दिया। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा उस दिन आता है जब वह अपनी बहन को अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। उसकी बहन अकेली बैठी सिर्फ पेपर क्रेन से खेल रही होती है और अचानक जी हून के सीने में वही पुराना दर्द उठता है। उसे पूरी तरह महसूस हो जाता है कि उसकी बहन किसी मुसीबत में है। वह भागकर उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी बहन नहीं होती, सिर्फ जमीन पर गिरा हुआ पेपर क्रेन होता है। उसी पल जी हून को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। पुलिस बड़ी सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन उसकी बहन का कोई भी सुराग नहीं मिलता। माँ पूरी तरह टूट जाती है। पिता माँ को संभालने की कोशिश करता है और जी हून सड़क के किनारे बैठकर सिर्फ खुद को दोष देता रहता है। जब उसका पिता उसके पास आता है तब एक शादीशुदा आदमी गली में घुस जाता है। जी हून अपने पिता से कहता है कि उसकी बहन इस वक्त बहुत ज्यादा डर में है। पिता उसे तसल्ली देता है क्योंकि वह जानता है कि जब भी बहन के साथ कुछ होता है उसका असर जी हून के शरीर पर जरूर दिखता है। और तब अचानक उसके सीने में दोबारा से दर्द उठता है, इस बार और ज्यादा तेज। जी हून को पूरी तरह महसूस हो जाता है कि उसकी बहन को मार दिया गया है। इसी एहसास के साथ जी हून जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन जी हून के पापा को लगता है कि उसकी बहन सिर्फ डर में है, मतलब वह अभी जिंदा है। इसी बात से पापा को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वह तुरंत जी हून को गले लगाकर उसे चुप कराते हैं। समय बीत जाता है और पूरे 18 साल बाद जी हून एक फेमस शेफ बन चुका होता है। जब वह फिर से बड़े ध्यान से खाना बना रहा होता है तब अचानक उसका वही सिक्स्थ सेंस फिर से रिएक्ट करता है और उसके अंदर एक के बाद एक अजीब इमोशंस आने लगते हैं। ये सब देखकर जी हून को शक होने लगता है कि कहीं उसकी बहन अभी भी जिंदा तो नहीं, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि ये नामुमकिन है। तबीयत अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है। उसी समय क्रिसमस कॉस्ट्यूम पहनी हुई एक लड़की उसके पास से भागकर निकल जाती है और जैसे ही वह गुजरती है दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन जाता है। जी हून को बहुत स्ट्रेंज लगता है क्योंकि इस लड़की के साथ वह बिना बोले भी कनेक्ट हो पा रहा होता है, जैसे टेलीपैथी हो। बाद में जी हून एक क्यूलिनरी एग्जीबिशन में जाता है और वहां उसका सिक्स्थ सेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके दिमाग में इमेजेस क्लियर नहीं होती, लेकिन वह उसे अंदर से रेस्टलेस और गुस्सा सा महसूस करवाने लगती है। जी हून को शो खत्म होने से कोई मतलब नहीं होता। वह अचानक पीछे मुड़ता है और एग्जीबिशन छोड़कर निकल जाता है। उसके बाद वह वाइन और खाना लेकर रूफटॉप पर चला जाता है और वहीं उसकी मुलाकात दोबारा सुबह वाली उसी लड़की से होती है। वही लड़की जिसके साथ उसका इमोशनल कनेक्शन बना था। ये लड़की रेस्टोरेंट में वेट्रेस होती है और इसका नाम होता है जा ह्यून। जी हून उस रेस्टोरेंट का शेफ होता है। जैसे ही जी हून जा ह्यून के पास बैठता है, दोनों एक साथ सिग्घ करते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर फिर से सिग्घ करते हैं, जैसे दोनों एक ही फीलिंग महसूस कर रहे हो। जब जी हून अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट करने वाला होता है तब जा ह्यून उसे घूर कर देखने लगती है, क्योंकि एक सामान्य वेट्रेस ने कभी इतना हाई क्लास खाना टेस्ट नहीं किया होता। ये देखकर जी हून बिना सोचे अपनी प्लेट उठाता है और जा ह्यून को दे देता है। जा ह्यून पहले पोलाइटली कहती है कि वह सिर्फ थोड़ा सा ही टेस्ट करेगी, लेकिन खाना इतना टेस्टी होता है कि वह पूरी प्लेट खा जाती है और साथ ही आधी बोतल वाइन भी पी जाती है। जी हून जा ह्यून को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड जैसी लग रही है या कोई अजीब सी स्ट्रेंजर। उधर जा ह्यून भी समझ जाती है कि यह लड़का बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जब जा ह्यून उठकर जाने वाली होती है तब जी हून उसे वापस बुला लेता है क्योंकि वह उसके बारे में और जानना चाहता होता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। जा ह्यून थोड़ी नार्सिसिस्टिक होती है। वह बिना सोचे अपने बाल सहलाने लगती है और फिर हाथ आगे बढ़ाकर जी हून से कहती है कि अपना फोन दो। जा ह्यून को लगता है कि जी हून उससे उसका फोन नंबर मांगना चाहता है ताकि बाद में कांटेक्ट कर सके, लेकिन जी हून तुरंत मना कर देता है। इस वजह से जा ह्यून बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। इसके बाद जी हून उससे अजीब और पर्सनल सवाल पूछने लगता है। वह पूछता है कि बचपन में वह किस नेबरहुड में रहती थी, इस साल उसकी एज क्या है और यहाँ तक कि वह उससे रॉक पेपर सीजर्स खेलने को भी बोलता है। असल में जी हून उसकी
टेलीपैथी को टेस्ट करना चाहता होता है। लेकिन जाह्यून पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि यह दोनों की पहली ही मुलाकात होती है और इतने पर्सनल सवाल सुनकर उसे अजीब लगता है। जब जाह्यून का काम खत्म होता है और वह जाने वाली होती है तब उसे वह खाना मिलता है जो जीहून ने उसके लिए बनाया होता है। साथ ही एक सिल्क स्कार्फ भी होता है जो पहले किसी और ने इस्तेमाल किया होता है। घर जाते हुए रास्ते में जाह्यून की फिर से जीहून से मुलाकात हो जाती है। वह खाने का बैग वापस कर देती है और साफ कह देती है कि उसने जीहून के साथ सिर्फ थोड़ी बातें और हंसी मजाक किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वह उसे कोई चांस दे रही है। जाह्यून को गलत न लगे इसलिए जीहून कहता है कि यह कोई महंगा गिफ्ट नहीं था, बस खाने के लिए कुछ था। यह कहकर वह अपनी जेब से सिल्क स्कार्फ निकाल लेता है। यह देखकर जाह्यून को लगता है कि जीहून एक परवर्ट है और वह बिना कुछ कहे तुरंत वहां से चली जाती है। लेकिन जाह्यून का डर यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसकी मुलाकात एक और भी ज्यादा क्रीपी आदमी से होती है। उस आदमी का नाम नामडो होता है। वह उसी नेबरहुड में रहता होता है लेकिन जाह्यून उसे बिल्कुल नहीं जानती होती। जाह्यून साफ तौर पर डर जाती है लेकिन नामडो को कोई गिल्ट नहीं होता बल्कि वह काफी एक्साइटेड दिख रहा होता है। अगले दिन नामडो छुपके से जाह्यून के लिए एक गिफ्ट भेज देता है। जब जाह्यून गिफ्ट बॉक्स खोलती है तो उसे लगता है कि शायद ये गिफ्ट जीहून ने भेजा है क्योंकि कल वाला सिल्क स्कार्फ उसे पहले ही अनकंफर्टेबल कर चुका होता है। उसी रात जाह्यून को एक और गिफ्ट मिलता है, एक बहुत ही सुंदर सा हेयर क्लिप। ये सब देखकर जाह्यून पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक जाह्यून को लगातार अलग अलग गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। जब वह ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ती है तो वहां लोग लिख रहे होते हैं कि शेफ जीहून आज कभी रो रहा था और कभी हंस रहा था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि वह पागल लगता है। ये सब पढ़कर जाह्यून और भी ज्यादा डर जाती है। इस डर की वजह से वह सारे गिफ्ट्स कचरे में फेंक देती है और डिसाइड करती है कि अब वह इस तरह के इंसान से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी। इन कमेंट्स की वजह से जीहून की कंपनी में भी इमेज खराब हो जाती है। इसीलिए वह अपने कोलेगीज के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला करता है। अगले ही दिन जब जीहून अपने बचपन के नेबरहुड में जाता है तब वहां उसकी अचानक जाह्यून से मुलाकात हो जाती है। यह सिर्फ इतफाक नहीं होता। जाह्यून भी उसी एरिया में रहती होती है लेकिन वह समझ लेती है कि जीहून उसका पीछा कर रहा है। गुस्से और डर में जाह्यून जीहून को धमकी देती है कि अगर उसने उसे दोबारा फॉलो किया तो वह पुलिस को कॉल कर देगी। जाह्यून यहाँ तक सबको बता देती है कि जीहून एक परवर्ट है जो हमेशा उसका पीछा करता रहता है। जीहून ने अभी अपना करियर शुरू भी नहीं किया होता लेकिन उससे पहले ही उसकी रेपुटेशन खराब हो चुकी होती है। अगले दिन जब जाह्यून काम से निकलने वाली होती है तब उसके कोवर्कर्स उससे उसकी रीसेंट लव लाइफ के बारे में पूछते हैं। जाह्यून तुरंत जवाब देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड या रोमांटिक पार्टनर नहीं है। लेकिन जब जाह्यून अपनी सोशल मीडिया फ्रेंड सर्कल चेक करती है तो वहां उसे अपनी ही सीक्रेट फोटोज दिखती हैं। ये वही फोटोज होती हैं जो किसी ने छुपके से उसकी ली होती हैं। ये देखकर उसके कोवर्कर्स को गलतफहमी हो जाती है कि जाह्यून किसी रिलेशनशिप में है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि ये सब फोटोज नामडो ने पोस्ट की होती हैं। वह हमेशा से छुपके जाह्यून से प्यार करता था। जब जाह्यून नामडो से ऑनलाइन रिलेशनशिप रूमर्स के बारे में पूछती है तब उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल जाता है क्योंकि नामडो को पता होता है कि जाह्यून उसे पसंद नहीं करती। लेकिन जब जाह्यून गिफ्ट्स का जिक्र करती है तो नामडो शांत रहकर पूछता है कि अगर उसे गिफ्ट्स पसंद नहीं थे तो वह उन्हें हमेशा फेंक क्यों देती थी। इस वक्त जाह्यून का मूड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन नामडो हद पार कर देता है। वह जाह्यून के शरीर को छूने लगता है। उसे लगता है कि जाह्यून के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं क्योंकि वह हमेशा उस पर मुस्कुराती थी। नामडो यह भी कहता है कि जब वे दोनों साथ खाना खाते थे तो वह पल उसके लिए बहुत खुशियों भरे होते थे। लेकिन जाह्यून साफ कह देती है कि वह सिर्फ अपने कोलेगीज के साथ खाना खा रही होती थी क्योंकि उसे भीड़ भाड़ और लाइवली एटमॉस्फेयर पसंद था, इसलिए वह खुश रहती थी। जाह्यून कहती है कि काम के बाद उनका साथ चलना सिर्फ इत्तेफाक था। ये सब सुनकर नामडो का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। वह अचानक जाह्यून का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वह उसे इस तरह ट्रीट न करे। अगले दिन जाह्यून अकेली घर जा रही होती है। तब एली के एंड पर नामडो उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उसके पीछे भागने लगता है। जाह्यून दरवाजा खोलकर घर के अंदर भाग जाती है लेकिन नामडो जबरदस्ती अपना हाथ दरवाजे के अंदर डाल देता है। उसी वक्त जाह्यून की माँ टीवी देख रही होती है इसलिए नीचे हो रही आवाज उसे सुनाई नहीं देती। जब जाह्यून चिल्लाने वाली होती है तब नामडो उसका मुंह दबा देता है। उसी पल जीहून के सीने में तेज दर्द उठता है। नामडो पागलपन में जाह्यून का गला घोंटने लगता है लेकिन वह ज्यादा जोर लगा देता है और जाह्यून वहीं बेहोश हो जाती है। जब जाह्यून होश में आती है तो वह देखती है कि जमीन खून से भरी होती है और नामडो की लाश वहां पड़ी होती है। इसी वक्त जीहून के सीने का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। तब उसे समझ आ जाता है कि दूसरा इंसान अब खतरे से बाहर है। अब जाह्यून अपने दिल के डर की परवाह नहीं करती और पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है। लेकिन आज वीकेंड होता है इसलिए पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा भरा होता है। पुलिस जाह्यून पर ध्यान तक नहीं देती जो उनके पास बैठी होती है। मजबूरन जाह्यून को पुलिस स्टेशन छोड़कर वापस जाना पड़ता है। जब वह घर पहुंचती है तो उसकी माँ और दादी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती हैं। जाह्यून अपनी माँ को बताती है कि जो कुछ भी हुआ वह उसने सेल्फ डिफेंस में किया था। ये सुनते ही जाह्यून की माँ उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हैंडल हो जाएगा। उसके बाद जाह्यून की माँ एक कंबल लाती है और लाश को ढक देती है। माँ और दादी दोनों मिलकर उस आदमी के बॉडी को अच्छे से लपेट देती हैं। फिर उस बॉडी को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर दरवाजा बंद कर देती हैं। इस तरह दोनों मिलकर क्राइम सीन को पूरी तरह क्लीन कर देती हैं। जाह्यून की माँ कहती है कि वह खुद ड्राइव करेगी और दादी को कहती है कि वह स्टोर में वेट करे। लेकिन जब उन्हें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है तब अचानक रेफ्रिजरेटर को रोड क्रॉस करके सामने वाले स्टोर में धकेल दिया जाता है। ये सब जाह्यून अपनी आंखों से देखती है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। असल में होता यह
हैं कि सामने वाले स्टोर से जीहून घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर रोड पर पड़े रेफ्रिजरेटर पर पड़ती है, मिंजे को लगता है कि डिलीवरी वाले ने गलती से फ्रिज यहीं छोड़ दिया है। इसलिए मिंजे और जीहून दोनों मिलकर उस रेफ्रिजरेटर को उठाकर घर के अंदर ले आते हैं। उसी वक्त जीहून नोटिस करता है कि जाह्यून दरवाजे पर खड़ी है, इसलिए जीहून बाहर निकलकर जाह्यून से पूछता है कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। जाह्यून जवाब देती है कि वह बस यहीं से गुजर रही थी। वह कहती है कि वह पड़ोसियों को हेलो बोलना चाहती थी, लेकिन मिंजे को यह बात बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं लगती, क्योंकि रात के 2 बजे कोई हेलो बोलने नहीं आता। दोनों को ही जाह्यून का बिहेवियर अजीब लगता है। तभी अचानक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा धीरे से खुलने लगता है। जैसे ही जीहून मुड़ने वाला होता है, जाह्यून उसे खींचकर रोक लेती है और पूछती है कि आज रात वह क्या खाना चाहेगा। अगले ही पल उसे खुद समझ आ जाता है कि वह बकवास बोल रही है। जीहून नोटिस करता है कि जाह्यून का चेहरा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। वह पसीने से भीगी होती है और उसकी बातें भी बेकार लग रही होती हैं। जीहून समझ नहीं पाता कि वह करना क्या चाहती है। इसी बीच रेफ्रिजरेटर का दरवाजा और ज्यादा खुल जाता है। जैसे ही जीहून सच देखने वाला होता है, जाह्यून उसे जोर से रेफ्रिजरेटर के सामने धकेल देती है, फिर फ्रिज का दरवाजा खोलकर तुरंत बंद कर देती है। जीहून बिल्कुल हिल भी नहीं पाता। जीहून घबराकर पूछता है कि वह क्या कर रही है। तब जाह्यून अचानक कह देती है कि उसे जीहून पसंद है। जब जाह्यून घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे डांटती है कि उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। माँ पूछती है कि वह रेफ्रिजरेटर को पीठ पर उठाकर भाग क्यों नहीं गई। जाह्यून गुस्से में कहती है कि किसी और के रेफ्रिजरेटर में लाश छोड़ना बिल्कुल गलत है। इसी बात पर माँ बेटी के बीच जोर जोर से बहस शुरू हो जाती है और तब अचानक जाह्यून की दादी से भी रहा नहीं जाता। वह चुप बैठ नहीं पाती। दादी एक रोलिंग पिन को टॉवल के ऊपर रखकर उसे अच्छे से लपेटती है और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाती है। जाह्यून और उसकी माँ उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दादी किसी की नहीं सुनती और दोनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठती है। तेज शोर से पूरा नेबरहुड जाग जाता है और उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय भी वहां से गुजरता है। तो तीन घबराकर भागने लगते हैं और मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन सामने से आती पुलिस कार देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। इसी तरह तीनों पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। किसी को भी नींद नहीं आती। अगली सुबह जाह्यून घर लौटकर अपने कपड़े उठाकर अपना जख्म देखती है, जो नामडो के साथ जद्दोजहद के दौरान लगा होता है। जाह्यून बेड पर सिकुड़कर बैठ जाती है। इतना टेंशन होता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी वक्त जीहून अभी सो रहा होता है, लेकिन अचानक रोने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन नेबरहुड के लोग सीसीटीवी कैमरास लगवाना शुरू कर देते हैं। नेबरहुड चीफ बताता है कि यह सब लोगों की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। ये कैमरा 360 डिग्री घूम सकता है, इसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता और क्वालिटी भी बहुत हाई डेफिनेशन होती है। यह सब सुनकर जाह्यून के घर के तीनों लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। जब जीहून स्टोर पर पहुंचता है तो वह कहता है कि वह जरूर पता लगाएगा कि उनके घर का शीशा किसने तोड़ा है। मिंजे जीहून को बताता है कि शीशा रिप्लेस करने के लिए आदमी आने वाला है। तभी जाह्यून स्टोर के बाहर खड़ी दिखती है। वह सीरियसली एक्सरसाइज कर रही होती है और बीच बीच में स्टोर के अंदर झांकती रहती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जीहून रेफ्रिजरेटर न खोल दे। जैसे ही उसे पता चलता है कि जीहून सब्जी मंडी जाने वाला है, वह तुरंत भागकर घर जाती है और अपनी माँ को सब बता देती है। उसके बाद जाह्यून की माँ और दादी चुपके से जीहून का पीछा करती हैं। फिर दोनों जीहून और मिंजे को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। साफ दिख रहा होता है कि माँ और दादी के दिमाग में कुछ न कुछ प्लान चल रहा है। डिनर टेबल पर जाह्यून की माँ राइस वाइन की बोतल उठा लेती है और जबरदस्ती जीहून के लिए ग्लास भरने लगती है, क्योंकि उसका प्लान होता है कि जीहून को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया जाए ताकि बाद में रेफ्रिजरेटर वापस ले जाया जा सके। लेकिन प्लान शुरू होने से पहले ही बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। पुलिस पहले ही स्टोर पर पहुंच जाती है। वह सिर्फ खाना खाने आई होती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि एक पुलिस वुमन जाह्यून को एक ही नजर में पहचान लेती है। वह पुलिस वुमन बताती है कि पिछली रात वह बहुत बिजी थी, इसलिए उसके पास जाह्यून का केस हैंडल करने का टाइम नहीं था, और वह जाह्यून से पूछती है कि असल में हुआ क्या था। यह सुनते ही जाह्यून का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह पूरी तरह घबरा जाती है। जीहून यह सब कुछ देख चुका होता है। थोड़ा सोचने के बाद जाह्यून बहाना बना देती है कि उसका किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन जीहून तुरंत कहता है कि जाह्यून का तो पहले से ही उसके साथ अपॉइंटमेंट था और वह अपॉइंटमेंट उसने ही पहले फिक्स किया था। जैसे ही जीहून की नजर जाह्यून के हाथ के जख्म पर पड़ती है, वह सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है। चाहे जाह्यून कह दे कि यह सिर्फ छोटा सा स्किन वुंड है, लेकिन जीहून फिर भी जिद करता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि जब तक वह अपनी आंखों से यह कंफर्म नहीं कर लेता कि जाह्यून बिल्कुल ठीक है, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। वापस आते वक्त जाह्यून जीहून से एक सवाल पूछती है कि अगर तुम पर कोई हमला करे तो तुम क्या करोगे, और जीहून बिना सोचे जवाब देता है कि अगर यह सब उसकी बहन के साथ होता तो वह हमलावर को मार देता। तब वह अपना दर्द भरा सच बताता है कि उसकी बहन के गायब होने के बाद उसकी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और आज उसकी माँ मेंटल बैलेंस खो चुकी होती है। माँ के दिल के दर्द के सामने जीहून का गिल्ट और खुद को दोष देना भी किसी से कम नहीं होता। वह हमेशा खुद को कमरे में बंद रखता है और कभी कभी तो उसे लगता है जैसे उसकी बहन उसके पास ही बैठी हो। अगले दिन जाह्यून पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ कन्फेशन करने का फैसला करती है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का राज सिर्फ उसे नहीं, उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। उसी बीच जाह्यून को कुरियर सर्विस से एक कॉल आता है और जब वह पैकेज लेती है तो वह हैरान रह जाती है। उस बॉक्स के अंदर वही सारे गिफ्ट्स होते हैं जो नामडो ने उसे दिए थे और जिन्हें वह पहले ही फेंक चुकी होती है। जाह्यून समझ नहीं पाती कि किसी ने उन गिफ्ट्स को दोबारा पैक करके उसे क्यों भेजा। उसी वक्त नेबरहुड के पास वाले बोर्डिंग हाउस के नीचे काफी भीड़ जमा होती है। जाह्यून को पता चलता है कि 4th फ्लोर पर व्हाइट विंडो और व्हाइट कर्टन वाले रूम में कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यह सुनते
सुनते ही जाह्यून को नामडो की बात याद आ जाती है, क्योंकि नामडो भी इसी बोर्डिंग हाउस के 4th फ्लोर पर व्हाइट कर्टेन वाले रूम में रहता था। घबराहट में जाह्यून बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती है। तब फोरेंसिक टीम ऊपर से एक लाश नीचे लाती है। जब लाश जाह्यून के पास से गुजरती है तो भीड़ उसे धक्का दे देती है और इसी धक्के में जाह्यून का शरीर लाश के हाथ से लग जाता है और वह बुरी तरह डर जाती है। उसी पल जीहून भी जाह्यून के इमोशंस महसूस कर लेता है। उसे जाह्यून के हाथ का जख्म याद आ जाता है। वह घबराकर घर से बाहर निकलता है और उसे ढूंढने लगता है। जैसे ही दोनों मिलते हैं, जीहून तुरंत जाह्यून के सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, और जाह्यून समझ जाती है कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर निकली है। बाद में पता चलता है कि जब पुलिस ने नामडो के घर पर छापा मारा तो वहाँ एक सड़ती हुई औरत की लाश मिली। उस शाम जब जाह्यून घर लौटती है तो उसे घर का माहौल कुछ अलग सा लगता है। तब सामने आता है कि जाह्यून की माँ अपनी बेटी के लिए जिम्मेदारी लेने का फैसला कर चुकी होती है। जाह्यून के घर पर न होने का फायदा उठाकर माँ एक चिट्ठी लिख चुकी होती है, जिसमें वह लिखती है कि वह खुद पुलिस के पास जाकर सब कुछ कन्फेशन करेगी। जाह्यून की माँ उसे याद दिलाती है कि वह अपनी दादी का अच्छे से ख्याल रखे। जब जाह्यून पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो जाह्यून की माँ तुरंत पूछती है कि दादी ने खुद को सरेंडर क्यों कर दिया। जाह्यून भी अपनी माँ से पूछती है कि उसने खुद को पुलिस के पास क्यों समर्पित किया। जाह्यून की माँ जानती है कि रेफ्रिजरेटर में रखी लाश जल्दी या देर से पकड़ी ही जाएगी, इसलिए वह चाहती है कि अगर उसे जेल भी जाना पड़े तो भी वह जाह्यून की जिंदगी खराब न होने दे। यह सब सुनकर जाह्यून फट से रो पड़ती है और कहती है कि आगे से कोई भी उसके लिए ब्लेम नहीं लेगा। लाश देखकर उसका दिल बहुत दुख जाता है, लेकिन अगर वह उस दिन वापस जा सके तो वह फिर भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। इसी वक्त तीनों एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं। जाह्यून प्रैक्टिकल सोल्यूशन सोचती है और डिसाइड करती है कि पहले उस स्टोर का पासवर्ड पता करे। अगले दिन जाह्यून देखती है कि जीह्यून स्टोर में सामान अरेंज कर रहा है तो वो खुद से मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन जीह्यून को लगता है कि जाह्यून का इंटेंशन अच्छा नहीं है, इसलिए वो उसे हेल्प नहीं देता। और सच में जैसे ही जाह्यून स्टोर में एंटर करती है वो अपना असली पर्पस रिवील कर देती है। वो मिंजे से जीह्यून का फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी मांगती है। जीह्यून तुरंत मिंजे से कहता है कि वह जाह्यून को ये इन्फॉर्मेशन मत दे, क्योंकि उसे लगता है जाह्यून बहुत सस्पिशियस है। अगर जाह्यून सच में ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है तो उसे जीह्यून के साथ रॉक पेपर सिजर्स खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम ब्रदर सिस्टर कनेक्शन दिखाता है। आज दोनों ने वही गेम खेला, आधा घंटा तक खेलते रहे, लेकिन फिर भी कोई जीत नहीं पाया। ये देखकर जीह्यून और भी श्योर हो जाता है कि जिस लड़की के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है वो जाह्यून ही है। रात के बीच जाह्यून स्टोर के पास भाग कर आती है और जीह्यून का बर्थडे पासवर्ड में डालती है और अनएक्सपेक्टेडली जाह्यून डोर अनलॉक करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो तुरंत रेफ्रिजरेटर के पास जाती है और उसका दरवाजा खोल देती है। जैसे ही जाह्यून ने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला, जीह्यून उस सीन को पूरी तरह देख रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो लाश थी वो गायब हो चुकी थी। जीह्यून ने जाह्यून से पूछा कि वो क्या ढूंढ रही थी, तो जाह्यून शॉक हो गई और बोली कि जब वो रास्ते से गुजरी थी तो स्टोर का दरवाजा खुला मिला, इसलिए वो अंदर आ गई। बात खत्म करके वो निकलने वाली थी, लेकिन जीह्यून ने उसके पीछे से उसका बैग पकड़ लिया, क्योंकि उसे पता था कि जाह्यून झूठ बोल रही है और अभी भी कुछ छुपा रही थी। अगले दिन जाह्यून अपनी माँ को बताती है कि लाश गायब हो गई है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटती है कि उसने बिना पूछे अपनी मर्जी से काम क्यों किया, और ऐसा लगता है जैसे अब भी वो खाना बिठाकर बैठ सकती है, जबकि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। जाह्यून की दादी इस सीन को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि पूरी फैमिली अभी भी एक नहीं हो पाई है। जाह्यून और उसकी माँ एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। कुछ दिन बाद जाह्यून की पूरी फैमिली रेफ्रिजरेटर से डरने लगती है। जब भी वो फ्रिज का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में तुरंत लाश की तस्वीर आ जाती है, इसलिए तीनों के घर का माहौल हमेशा टेंस रहता है। जब एक्सप्रेस डिलीवरी का डोरबेल बजता है तो वे इतने डर जाते हैं कि सांस भी धीरे लेने लगते हैं। जाह्यून की माँ को भी डर लगता है कि अगर वह तेज सांस लेगी तो पुलिस आ जाएगी, और जब जाह्यून पुलिस कार देख लेती है तो वो तुरंत छुपने की जगह ढूंढती है, लेकिन पुलिस कार सिर्फ कुछ ही मीटर आगे रुकती है। रियर व्यू मिरर से फीमेल पुलिस ऑफिसर जाह्यून को छुपते हुए देख लेती है। पुलिस वुमन कहती है कि जाह्यून की फैमिली पुलिस स्टेशन आई थी कन्फेस करने, लेकिन एंड में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ विजिट करने आए थे। पुलिस वुमन अपने कोलेगीज को ध्यान देने को कहती है, लेकिन पुलिसमैन कांगहो को यह बात सही नहीं लगती। उसे लगता है कि जाह्यून की दादी को अल्जाइमर्स डिजीज है। जब कांगहो जाह्यून को स्ट्रीट पर देखता है तो उसका इंट्यूशन बोलता है कि जाह्यून उसे बच रही है। फिर कांगहो जाह्यून को रोकने के लिए पलट कर आता है। तब जीह्यून रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलता है और एक क्लॉथ बैग में बंद लाश अचानक उसके सामने आ जाती है, लेकिन तब मिंजे अंदर आ जाता है और जीह्यून इतना डर जाता है कि तुरंत फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है। जीह्यून मिंजे को डांटता है कि पहले नॉक क्यों नहीं किया, लेकिन जब जीह्यून फ्रिज का दरवाजा दोबारा खोलता है तो वह बिल्कुल खाली होता है। पता चलता है कि जो सब कुछ हुआ वो सिर्फ जीह्यून का इमेजिनेशन था। जीह्यून को अभी भी शक था कि मिंजे ने फ्रिज के अंदर जो लाश थी उसको निकाल कर फेंक दिया है, इसलिए वो मिंजे का सर हक करके पूछता है कि सच क्या है, क्योंकि मिंजे क्लियरली कुछ छुपा रहा था। फिर पता चलता है कि मिंजे ने सीक्रेटली जीह्यून और जाह्यून के बाल निकाले और डीएनए टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले गया था, ताकि पता चल सके कि दोनों भाई बहन हैं या नहीं, लेकिन जीह्यून को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। मिंजे ने सिर्फ कहा था कि वो जल्दी सच बताएगा, जिस पर जीह्यून ने सोच लिया कि बात फ्रिज के सीक्रेट से जुड़ी है। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स जाह्यून की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि वो किसी को मारने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसने सच बोलने का फैसला किया। फिर तुरंत रिग्रेट करके बोला कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन जीह्यून को यकीन हो गया कि जाह्यून ने किसी को मारा है। उसने सोचा कि जाह्यून रात को स्टोर में घुस गई, उसके घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े रहे और हर रात जीह्यून जाह्यून का दर्द फील
करता था, इसलिए उसके लिए ये सोचना मुश्किल था कि जाह्यून ने किसी को मारा ही नहीं दिया। इसी बीच जाह्यून की माँ और दादी स्ट्रेस कम करने के लिए स्क्वायर में डांस करने चले गए और म्यूजिक सुनते ही वो पूरी तरह में डूब गए। फ्रिज के सीक्रेट को भूलकर सिर्फ डांस पे फोकस करने लगे। लेकिन वहाँ लीड डांसर जाह्यून की माँ से मिलती है और उससे एक बड़ी बात बताती है। वो चाहती है जाह्यून की माँ उसकी मदद करे किसी को मारने में, क्योंकि उस रात माई सुक सड़क पर रोती हुई भागी थी और उसने क्लियरली देखा था कि जाह्यून की माँ और दादी नामदो की लाश को डंप कर रही थी। मी सुक फिर जाह्यून की माँ और दादी को अपने घर में मिलने वाली पिटाई के बारे में बताती है और कहती है कि वो कभी कभी भाग जाने का सोचती थी, लेकिन अपने परिवार और बच्चों को दुख नहीं देना चाहती, इसलिए वो अपने पति की रहम की उम्मीद रखती है। मिसुक के जाने के बाद जाह्यून की माँ और भी ज्यादा रिजेंटफुल हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है एमआई सुक ने जाह्यून को ब्लैकमेल करके उन दोनों को धमकाया और ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, फिर भी क्यों जाह्यून को इन्वॉल्व किया। उस पर जाह्यून की दादी उसे सब्र रखने की सलाह देती है, लेकिन जाह्यून की माँ बोलती है कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए दादी तुरंत रोलिंग पिन उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। उसका इरादा पक्का है कि वह मीसूक को ढूंढकर बात करेगी। जाह्यून ने यह सब देखा और जीह्यून को समझाने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह भी दादी और माँ के पीछे भाग निकलता है। जाह्यून एक शवल ले लेती है और माँ दादी के पीछे पीछे भागती है। जब तीनों इंटरसेक्शन पर पहुंचते हैं तो रास्ते के किनारे एक बेहोश आदमी पड़ा मिलता है। वे लोग तुरंत उसके पास जाकर चेक करते हैं कि वह मर गया है या जिंदा है। तभी एक पुलिस कार उनके सामने रुकती है। जाह्यून की माँ पुलिस को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में जो हैमर है उसकी वजह से पुलिस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और इस वक्त जाह्यून का कॉलेज भी इस सीन को देख लेता है। पुलिस स्टेशन में जाह्यून की माँ अब भी समझा रही होती है कि जब वे लोग वहाँ से गुजर रहे थे तब आदमी पहले से ही जमीन पर पड़ा था और उनका इससे कोई लेना देना नहीं। फीमेल पुलिस ऑफिसर हैमर को टेबल पर रखते हुए पूछती है कि रात के बीच में हैमर लेकर बाहर क्यों निकले। यह बात उसे समझ नहीं आती। इसी बीच जीह्यून और मिंजे भी वहाँ पहुँचते हैं। एक पुलिस ऑफिसर मर्डरर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। वह लंबा ब्लैक कोट और बेसबॉल कैप पहना हुआ था। जीह्यून को कुछ याद आता है। वह पुलिस ऑफिसर की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उस रात कांग हो पुलिस वाला ने एक ड्रंक आदमी से लड़ाई के बाद जीह्यून से टकराया था। कांग हो के हाथ अभी भी खून से गीले थे, लेकिन जीह्यून ने उसे एक्सपोज नहीं किया। जब तीनों जाह्यून फैमिली वापस घर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक अजीब औरत नजर आती है। जाह्यून पर तो बुरा वक्त ही आया हुआ है, उसे बॉयफ्रेंड मिलना मुश्किल और जो मिलता है वह सीक्रेटली चीट करता है। बस में भी कुछ बास्टर्ड्स उसे हरास करते हैं और काम के बाद बॉस भी उसे टैंक करता है। जीह्यून हमेशा शक करता है कि जाह्यून उसकी मिसिंग सिस्टर हो सकती है। मिंजे ने सीक्रेटली दोनों के बाल निकालकर डीएनए टेस्ट के लिए भेजे थे। आज टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। दोनों बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं है। मिंजे जब जीह्यून से कॉफी बनाने को कहता है, जीह्यून बहुत गुस्सा होता है। जीह्यून को यह बात एक्सेप्ट नहीं होती कि वह और जाह्यून बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं है, क्योंकि अगर टेस्ट सही है तो इसका मतलब है उसकी सिस्टर अब जिंदा नहीं है। उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। तब से जीह्यून जाह्यून के साथ ठंडा हो जाता है। जब जाह्यून उसके लिए खाना लाती है वह उसकी काइंडनेस को फर्मली रिजेक्ट कर देता है। जाह्यून को लगता है कि वह बहुत अजीब हो गया है। जीह्यून सीधे पूछता है कि क्या जाह्यून ने कुछ गलत किया और कहता है कि उसने कभी जाह्यून की परवाह नहीं की। पहले जीह्यून जाह्यून को सिर्फ सिंपैथी की वजह से ट्रीट करता था और अब उसके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं रही। जीह्यून ने भी क्लियर कह दिया कि वह अब जाह्यून के लिए कभी सिंपैथी फील नहीं करेगा और उसे कभी अपने दिल में जगह नहीं देगा। जाह्यून जब घर वापस आती है तो उसके बचपन के कुछ फ्लैशबैक उसके दिमाग में आते हैं। उस वक्त जाह्यून और उसकी फ्रेंड को कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। तब एक गरम और स्ट्रॉन्ग लड़का आता है और उस बैड बॉय को पुश करके गिरा देता है। उस मोमेंट में जाह्यून उस लड़के से प्यार कर बैठती है, लेकिन जाह्यून को नहीं पता था कि उस समय जो लड़की उसके साथ बुली हो रही थी वह जीह्यून की छोटी बहन थी और जो लड़का उस समय आया था वह जीह्यून ही था। अब जाह्यून को समझ नहीं आ रहा कि जीह्यून उसके साथ आज इतना क्यों खराब बिहेव कर रहा है। तब जीह्यून भी लिविंग रूम में घूम रहा होता है। फिर दोनों एक ही वक्त स्ट्रीट में निकलते हैं। दोनों कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से बात करनी है। जाह्यून को जो चीज सुननी होती वह एक अपॉलॉजी होती कि जीह्यून उससे सॉरी कहे, लेकिन जीह्यून उसे कुछ और ही बोलता है। मुझे लगता है वह अभी भी जिंदा है। जाह्यून को समझ नहीं आता कि जीह्यून क्या कह रहा है। जाह्यून रोज मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि पहली बार वह अपनी स्किल्स जीह्यून के ऊपर शो करेगी। जब एक कार तेजी से जीह्यून की तरफ आती है, जाह्यून उसे जल्दी से पुल बैक कर लेती है। वह जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि वह इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उसे डर लगा कि कार से जीह्यून हिट हो जाएगा। जीह्यून जाह्यून की रिसेंटली इंप्रूव्ड फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर थोड़ा एडमायर भी करता है, लेकिन जाह्यून को खुद भी पता नहीं था कि उसने इतनी फोर्स यूज की। अब जाह्यून गिल्टी फील करने लगती है और उसकी हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाती है। जैसे ही जीह्यून उसका हाथ पकड़ता है, जाह्यून को लगता है कि उनके बीच कुछ अजीब रॉन्ग कनेक्शन है। तभी एक पुलिस कार पास होती है। जाह्यून जल्दी से अपना फेस हाथ से कवर कर लेती है। जीह्यून जो उसके साइड में खड़ा होता है कुछ समझ जाता है। वह जाह्यून को बताता है कि अगर फ्रिज में जो बॉडी है वह सच में जिंदा होती तो जाह्यून पुलिस को देखकर इतनी डर के वजह से छुप नहीं होती। अब जाह्यून को पता चल जाता है कि वह अब मर्डरर नहीं है। असल में फ्रिज इंसिडेंट के बाद जाह्यून हर रात सपने में नामदो को अपने रिवेंज के लिए ढूंढता हुआ देखती है। जब भी जाह्यून कोई बाइसिकल से गुजरते हुए नामदो को देखती है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खतरे में है। वह बार बार हेलुसिनेशंस भी देखने लगती है। लेकिन जाह्यून को सबसे बड़ी शॉक तब मिलती है जब पता चलता है कि नामदो की बहन यूनजुंग काफी टाइम से जाह्यून पर नजर रख रही है। उस रात यूनजुंग अपने छोटे भाई नामदो को कॉल करती है। कॉल के बीच में वह रोती हुई आवाज सुनती है और फिर कॉल कट हो जाता है। यूनजुंग फिर नामदो के टैबलेट में जाह्यून
जाह्यून की फोटो देख लेती है। यूनजुंग को अब ये फील होने लगता है कि जाह्यून और नामदो के बीच जो रिलेशनशिप है वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसलिए वह डिसाइड करती है कि जाह्यून के करीब जाकर उसकी स्टोरी समझेगी। यूनजुंग जाह्यून के रेस्टोरेंट में काम करने आती है जहाँ जाह्यून वेट्रेस है। यूनजुंग ने जाह्यून को डिनर पर बुलाने का बहाना बनाया, लेकिन असल में उसका मकसद जाह्यून के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना था। यूनजुंग चाहती थी कि जाह्यून से पता चले कि उसका मिसिंग भाई नामदो कहाँ है। फिर यूनजुंग जाह्यून से पूछती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है और साथ ही कहती है कि वह जाह्यून के बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। यूनजुंग के लिए उसका भाई दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का था, इसलिए वह चाहती थी कि जाह्यून उसका नाम ले और शायद उसके थ्रू नामदो से मिलने की कोशिश करे। लेकिन जाह्यून यूनजुंग को बताती है कि वह उसे अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलने दे सकती और यूनजुंग ये सुनकर हैरान होती है कि क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि नामदो मिसिंग है और उसकी बहन हर रात बहुत रोती है। सुबह जाह्यून के जाने के बाद यूनजुंग मिरर के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है अगर वह जाह्यून के पास रहे और फिर भी नामदो न मिले तो वह जाह्यून को घुटने से पकड़कर मार देगी। यूनजुंग बिल्कुल विशेष रिवेंज प्लान कर रही होती है। इसी बीच एक आदमी अपने चेहरे से खून साफ कर रहा होता है और एक लड़का जो दरवाजे के बाहर खड़ा था वह सब कुछ देख लेता है। वह लड़का सब कुछ लिख लेता है और पेपर जीह्यून को दे देता है। पुलिस उस आदमी को जल्दी से ढूंढ लेती है और जीह्यून उस आदमी को देखकर जो अरेस्ट होने वाला होता है अपने अंदर साइलेंटली प्रॉमिस करता है कि वह अपनी बहन का बदला लेगा। यह क्लियर हो जाता है कि जीह्यून ने ही पुलिस को रिपोर्ट किया था। आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन क्वेश्चनिंग के दौरान वह कुछ नहीं बोलता, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। पुलिस उस आदमी को बताती है कि एक विटनेस ने उसे मिसिंग गर्ल से जोड़ने वाला कनेक्शन देखा था। वह विटनेस उस लड़की का पियानो टीचर था और जिसने रिपोर्ट की थी वह उस लड़की का बड़ा भाई जीह्यून था। लेकिन एंड में पुलिस के पास इनफ एविडेंस नहीं होता, इसलिए वह आदमी रिलीज हो जाता है। नेबर्स भी सोचते हैं कि यह अनफेयर है लड़की के साथ। जीह्यून की माँ उसे बार बार बेग करती है कि वह अपनी बहन वापस लाए, लेकिन वह इविल मैन नहीं मानता। सालों बाद जीह्यून बड़ा होकर अपने नेबरहुड वापस आता है और वह यह जानने के लिए आता है कि उसकी बहन उस साल क्यों मर्डर हुई थी। उस दिन जीह्यून की माँ उसे फोन करती है और कहती है कि उसने एसी रैन जीह्यून की छोटी बहन को स्ट्रीट पर देखा है और जीह्यून से जल्दी वहां आने को कहती है। जीह्यून जहां जाता है वहां अपनी माँ को देखता है जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी होती है और नंगे पैरों से रोने वाली सी लग रही होती है। जीह्यून अपनी माँ के गिराए हुए जूतों को उठाता है और उन्हें पहनाता है, लेकिन उसकी माँ उसे ब्लेम करने लगती है और वह पूरा सीन जीह्यून के सामने होता है। जीह्यून बार बार माँ से सॉरी बोलता रहा। जब से सेरान गायब हुई उनकी माँ पागल हो गई थी। जेह्यून को जीह्यून के लिए बहुत अफसोस हुआ। उस रात जेह्यून स्टोर पर गई क्योंकि वह जीह्यून के लिए डिनर बनाना चाहती थी। जब जीह्यून को आवाज सुनाई दी वह पड़ोस के घर से बाहर आ गया। जो किचन पहले सिर्फ एक इंसान के लिए था अब अजीब तरीके से बहुत ज्यादा भरा हुआ लग रहा था। जेह्यून ने जब जीह्यून को खाते हुए देखा तो उसके दिल में दर्द का बोझ उठने लगा। जीह्यून को भी कुछ अनोखा महसूस हुआ क्योंकि दिन के दौरान जेह्यून ने जो सीन देखा था उसके बाद से वह हमेशा जीह्यून को लेकर परेशान रहती थी, लेकिन जीह्यून ने कहा कि वह ठीक है। फिर भी जेह्यून ने उसकी बात मान नहीं और उसके लिए हमदर्दी के आंसू बहने लगे क्योंकि जीह्यून का जेह्यून के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन था। जब वह किसी के लिए टूट जाती थी तो जीह्यून उसकी इमोशंस को महसूस कर सकता था। जीह्यून अभी हार्ट ब्रेक की वजह से नहीं रो रहा था। इस वक्त वह अपने दिल के दर्द को रोक नहीं पा रहा था। जब जेह्यून घर वापस गई, जेह्यून कंफ्यूज हो गई और अपनी रफ्तार तेज कर दी। वैसे ही पीछे वाला शख्स उसके करीब आता जा रहा था। जेह्यून ने अपनी पॉकेट से पेन निकाला और तैयार हो गई किसी भी अटैक के लिए। तभी जेह्यून की माँ ने जब देखा कि वह दूर चली गई है तो उसने सुकून की सांस ली। यूनजुंग ने गुस्से में पूछा कि तुम क्या कर रही हो? जेह्यून की माँ ने यूनजुंग से पूछा कि वह उसकी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। असल में यूनजुंग पहले से ही शक करती थी कि जेह्यून के घर वालों ने उसके छोटे भाई को मार दिया है। अब वह कुछ छुपाने की जरूरत नहीं समझ रही थी। यूनजुंग ने सीधा बोलना शुरू कर दिया और जेह्यून की माँ से लड़ना भी। तभी जेह्यून की दादी भी वहाँ आ गई। यूनजुंग ने यह देखा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह 1-on-1 लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन यह बूढ़ी औरत इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। दादी ने यूनजुंग को डांट कर कहा, अगर तुम ऐसे जिद्दी रहो तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। जेह्यून जब घर पहुंची तो उसको एक अजीब मैसेज आया। उसने मैसेज ओपन किया तो डर गई। मैसेज भेजने वाला नामडो था। उसने कहा कि वह हर रोज चुपके से उसका पीछा करेगा और उसने कहा कि वह उसके दोस्तों से भी मिलने आएगा। असल में वह उस रात मर नहीं गया था। नामडो फ्रिज से भाग गया था। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हुआ। हर दिन नामडो जेह्यून को मैसेजेस भेजना नहीं भूलता। उसने अनाउंस किया कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और उसके एक्शंस को माफ करेगा। इसी वक्त यूनजुंग भी जेह्यून के पास आई। ऑफ कोर्स जेह्यून को पता था कि यह औरत कौन है। यूनजुंग ने बताया कि उसके भाई के डिसअपियर होने से वह हर दिन बहुत परेशान रहती है। यूनजुंग ने जेह्यून से विनती की उसके भाई को ढूंढने में मदद करे। तब नामडो जेह्यून के स्टोर पर आया, लेकिन जेह्यून को उसका कोई पता नहीं था। जेह्यून ने कहा स्टोर अभी ओपन नहीं हुआ है, इसलिए उसने नामडो को बाहर जाने को कहा, लेकिन नामडो ने बाहर जाने से मना कर दिया और जेह्यून से बहुत कंफ्यूजिंग बातें की। नामडो ने कहा कि उसका इस स्टोर से कुछ कनेक्शन है और उसकी गर्लफ्रेंड उसी स्ट्रीट के अक्रॉस रहती है, तो शायद वह जल्दी ही यहाँ रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। यह कहकर नामडो स्टोर से निकल गया। इसी वक्त जेह्यून को कुछ याद आया। वह जल्दी से स्टोर से बाहर दौड़ कर गया। फिर उसने जेह्यून को कॉल किया और रिमाइंड किया कि वह उस छोटी गली में न जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नामडो बहुत देर से जेह्यून का स्ट्रीट पर इंतजार कर रहा था। जेह्यून ने कहा वह तुरंत आ रहा है। जेह्यून ने बिल्कुल भी नहीं।
फोन बंद कर दिया। जे ह्यून ने जब नेबर्स से सुना कि जी ह्यून को किसी ने इंजरी किया तो वह स्टोर की तरफ दौड़ गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वह अभी भी सेफ और साउंड बैठा है। फिर भी जे ह्यून ने इंसिस्ट किया कि जी ह्यून खड़ा हो और चेक करे। उसने पूछा, क्या तुम इंजरीड हो? जी ह्यून को लगा ये ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है। फिर वह अपने ख्यालों में खो गया। जे ह्यून की बात वह बिल्कुल नहीं सुन रहा था। जी ह्यून का ट्रेन ऑफ थॉट रोकने के लिए जे ह्यून उसके पास आई। वह उस पर नजर जमाए रही जो अभी भी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन जी ह्यून ने तुरंत जे ह्यून का सिर धीरे से धक्का दे दिया। जे ह्यून जब वहां पहुंची जहां दूसरी कार जी ह्यून को हिट करने वाली थी तो उसने तुरंत खड़ी होकर उस कार को रोक दिया। उसके घर की दीवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहले जैसा नहीं रहा। उस इंसिडेंट के बाद ड्राइवर जो एक्सीडेंट का रीजन था वह चुपके से जी ह्यून के स्टोर के बाहर खड़ा रहने लगा और अंदर देखने लगा। अनएक्सपेक्टेडली जी ह्यून ने उसे ट्रैश निकालते वक्त पकड़ लिया। ड्राइवर को किसी चीज से डर लग रहा था तो जी ह्यून ने उसको स्टोर में चाय पीने और बात करने के लिए बुलाया। जी ह्यून के सवालों के बीच ड्राइवर अचानक भागकर जमीन पर घुटने तक गिर गया। उसने जी ह्यून से माफी मांगी। जी ह्यून ने कहा कि उसको पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए। फिर ड्राइवर ने एक्सप्लेन किया कि उसने जी ह्यून पर अटैक क्यों किया। पता चला कि नामडो मर नहीं गया, वह भाग गया था। जब वह स्ट्रीट क्रॉस कर रहा था तो ड्राइवर की कार ने उसको हिट कर दिया। उसके बाद ड्राइवर नामडो के बॉडी को सबर्ब्स ले गया। जब वह उसको बेरी करने वाला था नामडो अचानक जाग गया। फिर नामडो ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि जी ह्यून से रिवेंज ले। नामडो ने कहा उसके पास वीडियो एविडेंस भी है कि ड्राइवर ने उसको हिट किया, लेकिन नामडो ने यह सब जी ह्यून के लिए किया क्योंकि उस रात जी ह्यून ने उसकी अच्छी चीज बर्बाद कर दी थी। जी ह्यून ने तो नामडो के सामने ही जी ह्यून के साथ नजदीकियां भी की। इससे नामडो के दिल में नफरत उभर आई। शाम को जब जी ह्यून की माँ दुकान साफ कर रही थी एक अजीब आदमी अंदर आया। उसने उनसे पूछा कि क्या यहाँ कुछ हुआ था, अगर किसी को चोट लगी थी या कोई मर गया था। तो जी ह्यून की माँ को बहुत अजीब लगा। फिर नामदो फिर से दुकान से बाहर निकल आया। अचानक जी ह्यून की माँ को कुछ याद आया। भले ही उसने नामदो को सिर्फ एक बार देखा था, फिर भी उसने याद किया कि वही आदमी है जिसे उसने लपेटकर शव बनाया था। फिर जी ह्यून की माँ ने नामदो को खाने के लिए रेस्टोरेंट बुलाया। जी ह्यून की माँ ने नामदो से कहा कि वह उसकी बेटी को अब परेशान न करे। उसने यह भी पूछा कि उस दिन उसने जी ह्यून के साथ क्या किया था, लेकिन नामदो सिर्फ मुस्कुराया और पूछने लगा कि उस दिन उसे कौन फ्रिज में डालकर रखा था। जी ह्यून की माँ ने बिना हिचकिचाए जिम्मेदारी ले ली। उसने चुपचाप हथौड़ा उठाया और अपनी बेटी की तरफ से गौसा निकालने की ठानी। नामदो भी कुछ छुपा नहीं रहा था। तीनों ने एक साथ हथियार उठा लिए। जैसे ही तीनों कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे जी ह्यून अचानक आ गई। हालांकि जी ह्यून ने कुछ छुपाने की भी जरूरत नहीं समझी। जी ह्यून ने पूछा कि क्या नामदो ने ड्राइवर को उससे बदला लेने के लिए कहा था, लेकिन नामदो को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इसके उलट नामदो ने धमकी दी कि अगर जी ह्यून का परिवार पुलिस में रिपोर्ट करेगा तो जी ह्यून का पूरा परिवार उसके साथ जेल जाएगा। अगली सुबह जी ह्यून और उसकी माँ ने देखा कि सड़क पर कैमरा किसी ने नुकसान पहुंचाया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ समझ आ गया। तो जी ह्यून ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। अनपेक्षित रूप से ड्राइवर ने यह दृश्य देखा। उसे लगा कि जी ह्यून उसे रिपोर्ट करने जा रही है, इसलिए वह जल्दी से गाड़ी चलाकर उसके पास रुक गया। उसने कहा कि जी ह्यून ने वादा किया था कि वह पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी, तो अब जी ह्यून यहाँ क्यों है? पता चला कि जी ह्यून को इस बात का कोई पता नहीं था। इस बार ड्राइवर की जुबान फिसल गई थी। बाद में जी ह्यून के सवालों के जवाब में ड्राइवर को पिछले कार एक्सीडेंट की सच्चाई बतानी पड़ी। उसी समय जी ह्यून की भावनाओं को महसूस कर रहा था। वह जल्दी से उसकी ओर भागा, लेकिन उसने उसे ठंडे अंदाज में देखा। जी ह्यून को भी लग रहा था कि जी ह्यून चिंतित है। जी ह्यून की चिंता और सवालों के जवाब में जी ह्यून उदास और दुखी दिखा। शाम तक ही जी ह्यून फिर से जी ह्यून को ढूंढने आया। उसे यकीन था कि कुछ हुआ है, लेकिन जी ह्यून अचानक कहने लगी कि उन्हें अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। जब जी ह्यून ने यह सुना तो उसने जोर देकर कारण मांगना शुरू किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अचानक ऐसा क्यों कर रही है। जब जी ह्यून ड्राइवर से सच्चाई जान गई तो उसने सोचा कि उसे नामदो से दूरी बनाए रखनी चाहिए, तभी वह सुरक्षित रहेगा। जी ह्यून नहीं चाहती थी कि वह फिर से मुसीबत में फंसे, इसलिए वह उस कंपनी गई जहां वह और नामदो पहले काम करते थे। जब जी ह्यून ने नामदो का रिज्यूमे देखा तो वह अकेले घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन अचानक जी ह्यून को एक फोन कॉल आया। इसी समय नामदो जी ह्यून के सामने खड़ा था, लेकिन वह डर नहीं रही थी क्योंकि उसे इसे अकेले सामना करना था। फिर जी ह्यून ने नामदो को बताया कि वह आत्मसमर्पण कर देगी। उसने उससे कहा कि वह उसका पीछा करे। जैसे ही जी ह्यून पुलिस स्टेशन गई उसे यूं ही युनजुंग का कॉल आया। इससे पहले युनजुंग को जाहुन से एक टेक्स्ट मैसेज मिला था। जब जाहुन दुकान वापस आया नामदो भी उसके पीछे पीछे आया। जब युनजुंग ने अपने लंबे समय से मिस किए हुए छोटे भाई को देखा तो वह बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुई, बल्कि उसने चाकू पकड़कर अपने छोटे भाई की तरफ भागी। साफ था कि युनजुंग बस अपने छोटे भाई को तुरंत मारना चाहती थी। हालांकि ताकत के बड़े अंतर के कारण युनजुंग को नामदो ने फेंक दिया। नामदो गुस्से में युनजुंग को मुक्का मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे जी ह्यून ने रोका। उसी समय बहस की आवाज से सड़क के पार पड़ोस के घर में रहने वाले जाग गए। जी ह्यून की माँ और दादी एक लकड़ी का डंडा पकड़कर भागे क्योंकि जी ह्यून की माँ अपनी बेटी की तरफ से गुस्सा निकालना चाहती थी। पूरी दुकान अचानक अराजक हो गई जब अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरती हुई रुकी। इस समय दुकान में मौजूद लोग लड़ाई बंद कर दिए। इसके बाद नामदो ने पुलिस वाली को बताया कि युनजुंग उसे मारने के लिए चाकू से हमला करना चाहती थी। हालांकि क्योंकि सभी ने इनकार कर दिया, मामला यहीं खत्म हो गया। घटना के बाद जी ह्यून ने शक से युनजुंग से पूछा कि क्या नामदो युनजुंग का छोटा भाई है, तो फिर वह अपने छोटे भाई को मारना क्यों चाहती थी। युनजुंग ने कहा कि उसका एक छोटा बहन था। कुछ
समय पहले इउनजुंग की छोटी बहन का नामदो के साथ डेटिंग हुआ करती थी, लेकिन वह हमेशा अपने रिश्ते से नाखुश रहती थी। बहुत जल्दी इउनजुंग की छोटी बहन ने उसे एक संदेश भेजा। इउनजुंग की छोटी बहन ने उसे बताया कि वह अपना मूड ठीक करने के लिए बाहर जा रही है, इसलिए इउनजुंग को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फिर इउनजुंग पुलिस स्टेशन गई और मामला रिपोर्ट किया। हालांकि नामदो बहुत चालाक आदमी था, इसी समय वह भी पुलिस स्टेशन जाकर केस दर्ज कराने गया। बस ऐसे ही इउनजुंग को इस कमीने ने धोखा दे दिया। नामदो ने इउनजुंग से कहा कि अब वह अपनी बहन को ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि उसकी बहन कभी वापस नहीं आएगी। नामदो फिर तुरंत बस में चढ़ गया। जब इउनजुंग ने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद से इउनजुंग ने उस कमीने नामदो को फिर कभी नहीं देखा, जब तक इउनजुंग ने टीवी पर उस गायब लड़की के अवशेष नहीं देखे। पुलिस ने पुष्टि की कि मृतक इउनजुंग की बहन थी। जीहुन बाहर गया और टूटे हुए कांच को साफ करने ही वाला था, जिसे उसकी मां ने तोड़ दिया था। इसी समय जीहुन की मुलाकात जीहुन से हो गई। उसने उसे बताया कि अब उनका रिश्ता खत्म हो गया है। उसने उसे याद दिलाया कि उसे अब उसकी निजी बातों में दखल नहीं देना चाहिए। उसने घोषणा की कि वह कल इस्तीफा दे देगी। उसने तो उसे घर देर से आने पर डांटा भी। उसकी चिंता अक्सर उसे परेशान कर देती थी। वह हमेशा असुरक्षित महसूस करती थी। तो उसने उससे पूछा कि क्या उसका घर देर से आना उससे जुड़ा हुआ है या नहीं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सारी भावनाएं वह महसूस कर रहा था, लेकिन वह एक रूढ़िवादी व्यक्ति था, इसलिए उसने बस इतना कहा कि उसका देर से आना उसे बहुत शर्मिंदा करता है। कारण क्या था? जीहुन के शब्दों से पूरी तरह भ्रमित हो गई। जीहुन जैसे व्यक्ति के सामने जो अक्सर घुमा फिरा कर बात करता है, जेह्यून ने सीधे पूछ लिया कि क्या वह उसे पसंद करता है। तो क्या होगा अगर मैं ऐसा करूं? यह सिर्फ एक अस्पष्ट जवाब था, लेकिन इसने उनके खत्म हो चुके रिश्ते में फिर से आग लगा दी। तो जेह्यून ने जीहुन से वादा किया कि वह गायब नहीं होगी। अगले दिन, क्योंकि जेह्यून नामदो की जांच करना चाहती थी, वह जीहुन को ढूंढने गई। उसने उसे नामदो के दोस्त का अकाउंट दिखाया। जीहुन को शक हुआ कि नामदो पहले उनके ही मोहल्ले में रहता था, क्योंकि नामदो ने जेह्यून से कहा था कि पहली बार उनकी मुलाकात कंपनी में नहीं हुई थी। इसी समय जीहुन को लगने लगा कि नामदो असल में कौन है। जीहुन फिर जेह्यून को घर ले गया और कहा कि उसे कुछ ढूंढना है। संयोग से जीहुन की बहन का कमरा खुला हुआ था, इसलिए जेह्यून अंदर गई। लेकिन जो चीज जेह्यून को हैरान कर गई वह यह थी कि मेज पर एक फोटो थी और जेह्यून के बगल वाली लड़की जीहुन की बहन थी। फिर जेह्यून का दिमाग अतीत की तरफ झटका। उस समय वह अलग थलग और अकेली थी। सी रान ही वह थी जो जेह्यून की साथी बनी। लेकिन जब जेह्यून फिर से अतीत को याद करने की कोशिश करने लगी तो उसे समझ नहीं आया कि उसके सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। इसी समय जीहुन अंदर आया और देखा कि जेह्यून मेज पर रखी फोटो को देख रही है। तो उसने पूछा कि क्या वह सी रान को जानती है। हालांकि एक अचानक टेक्स्ट मैसेज ने जेह्यून की सोच को बीच में ही रोक दिया। जीहुन फिर जेह्यून को दुकान वापस ले गया और अकेला चला गया। अचानक जेह्यून की सोच कई साल पहले वापस चली गई। पहले के सभी अस्पष्ट दृश्य उसके दिमाग में साफ दिखाई देने लगे। जो लड़का अपने पिता की शिकायत करता था वही अब पुलिस ऑफिसर कामहो है। जो जंगह्यून और सेरान को प्रताड़ित करता था वह नामदो है। जो दोनों की रक्षा करता था वही जीहुन है। इसी पल जेह्यून तुरंत जीहुन की चिंता करने लगी। उसे अभी अभी संदेश देखकर उसकी एक्सप्रेशन याद आ गई। उसने अंदाजा लगाया कि वह क्या करने वाला है। फिर जेह्यून दुकान से भागी बाहर। उसी समय जीहुन फिर से अपने दो सहपाठियों से मिला। पता चला कि जीहुन को जो संदेश मिला था वह नामदो ने भेजा था। नामदो ने कहा कि उसने उस व्यक्ति को देखा था जिसने सालों पहले एसी रैन को ले गया था। लेकिन अब नामदो और जीहुन के बीच बहुत सारी नापसंद घटनाएं हो चुकी थी, इसलिए नामदो के लिए सच बताना आसान नहीं था। दोनों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। कुछ समय तक लड़ने के बाद दूसरा दोस्त इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, तो वह उन्हें रोकने के लिए बीच में आ गया। ठीक उसके बाद जेह्यून भी आ गई। उसने भी वह सब कुछ सुन लिया जो नामदो ने अभी कहा था। जेह्यून आगे बढ़ी। उसी समय चारों का बचपन का दृश्य जेह्यून के दिमाग में उभर आया। खेलने के शौक की वजह से जीहुन ने अपनी एकमात्र बहन खो दी। अब तक जीहुन हमेशा मानता आया है कि अगर वह पूरी कोशिश करे तो वह अपने दिल के दर्द को भूल सकता है। हालांकि जिंदगी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। जीहुन की बहन के गायब होने के बाद से जीहुन के पिता हर जगह उसे ढूंढते हुए भटक रहे थे। वह कभी कभी ही घर वापस आते थे, लेकिन फिर जल्दी से वह अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने के लिए भाग जाते। इसलिए जीहुन अपने पिता के साथ बस स्टेशन गया। वह चाहता था कि अपने पिता को रोककर कहे कि अब बाहर न जाए, लेकिन पिता अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। जीहुन ने अपने पिता से वापस आने की गुहार लगाई। उसने स्वीकार किया कि यह सब उसकी गलती थी। हालांकि जीहुन के पिता फिर भी बेवजह अपनी बेटी को खोजने का संकल्प कर चुके थे, लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही देर बाद जीहुन पुलिस स्टेशन जाएगा। पुलिस ने उसे उसके पिता की वॉलेट वापस दी और सूचित किया कि उसके पिता लापता हैं। पुलिस उसके पिता की किसी भी कंज्यूमर रिकॉर्ड या किसी अन्य जानकारी का पता नहीं लगा सकी। बहुत जल्दी उसकी माँ भी पागल हो गई। सेरन के गायब होने की वजह से खुशहाल परिवार अचानक बिखर गया, जब तक एक दिन जीहुन को सेरन से जुड़ा एक टेक्स्ट संदेश नहीं मिला। नामदो ने जीहुन को बताया कि उसने उस आदमी को देखा था जिसने एसीरन को अगवा किया था, लेकिन अब उनके बीच बहुत सारी चीजें हो चुकी थीं। जाहिर है नामदो आसानी से जीहुन को सच नहीं बताएगा। दोनों ने तुरंत एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद जीहुन उस संदिग्ध को ढूंढने गया जो उसकी बहन के गायब होने से जुड़ा था, क्योंकि उस आदमी ने जीहुन से कहा था कि वह उस दिन सीरन को अपने साथ ले जाने वाला था। जीहुन ने उससे पूछा कि उस दिन असल में क्या हुआ था। उस दिन सेरन की टांग घायल हो गई थी। यही कारण था कि वह
कभी घर नहीं लौटी। भले ही इनचंद सेरन का शिक्षक था, उसने देखा कि उसे मदद की जरूरत है और फिर वह चला गया। इससे वह अब तक बहुत पछताता रहा। वापस जाते समय जीहुन ने नामदो को कॉल किया। इस समय नामदो किसी और के आदेशों का पालन कर रहा था। नामदो ने फोन उस रहस्यमयी आदमी को दे दिया। फिर रहस्यमयी आदमी ने स्पीकर फोन चालू कर दिया। जीहुन ने नामदो से पूछा कि जब उसने सीरान को ले जाते देखा था तो उस दिन उसने क्या कहा था, लेकिन इस समय नामदो ने इनकार कर दिया। उसका चेहरा बेहद डरा हुआ था। स्पष्ट था कि नामदो नहीं चाहता था कि रहस्यमयी आदमी जान जाए कि उसने उस दिन हत्यारे को देखा था। यहाँ तक कि नामदो की आंखों में साफ दिख रहा था कि वह उस रहस्यमयी आदमी से बहुत डरता था। फिर नामदो ने कुछ बेहद उलझन भरा कहा। नामदो ने जीहुन के पिता से पूछा कि क्या वह अभी भी स्वस्थ हैं। जीहुन उसी जगह पर ठिठक गया क्योंकि उसके पिता लापता थे। नामदो को ऐसा लग रहा था कि वह सब सच जानता है। हालांकि जब जीहुन ने फिर से पूछा तो रहस्यमयी व्यक्ति ने नामदो का फोन छीन लिया। फिर उसने कॉल काट दी। जीहुन अपने पिता की फोटो को हाथ में पकड़े रोने लगा। इस बीच जाह्यून सड़क के दूसरी तरफ थी और अचानक उसने जीहुन की भावनाओं को महसूस किया, यहाँ तक कि उसका दिल भी बेवजह दर्द करने लगा। फिर जाह्यून खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। बस ऐसे ही जाह्यून किसी तरह जीहुन की दुकान तक पहुंच गई। उसने कहा कि उसे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन जाह्यून के बोलने से पहले ही जीहुन उसके पास दौड़ आया। दोनों तुरंत एक दूसरे को एक मीठा किस दे गए। वह पल बहुत खूबसूरत था और दोनों बेहद खुश महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर जीहुन ने जल्दी से जाह्यून से माफी मांगी। अनपेक्षित रूप से वह न तो गुस्सा हुई बल्कि उसने उसकी किसिंग तकनीक की तारीफ भी की। जैसे ही दोनों अभी अभी हुए किस की भावना को याद कर रहे थे, मिंजय दुकान में आ गया। दोनों अचानक शर्म से एक जगह खड़े हो गए। मिंजय भी कम से कम शर्म कम करने के लिए किसी छेद में छुपना चाहता था। जब जाह्यून घर पहुंची, उसका दिमाग अभी भी अभी हुए किसकी तस्वीरों से भरा हुआ था। वह बार बार उसी के बारे में सोचती रही और अनजाने में खुश होकर हंस पड़ी। अगले सुबह जब जाह्यून अपनी माँ और दादी के साथ नाश्ता कर रही थी तो वह अभी भी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसने अभी लॉटरी जीत ली हो। जब जाह्यून की माँ ने उसे ऐसा देखा तो उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन जाह्यून ने गलती से कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने जल्दी से समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसकी माँ ने फिर भी कहा कि अगर उसे पसंद करने वाला व्यक्ति जीहुन है तो यह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जब जाह्यून ने यह सुना तो वह तुरंत शक में पड़ गई। उसने माँ से पूछा कि यह क्यों अलाउड नहीं है। हालांकि जाह्यून की माँ ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि वजह यह है कि जीहुन का परिवार बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। जाह्यून ऊपर चली गई और उसकी माँ जैसे आत्मा खो चुकी हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ कुछ छुपा रही थी। क्योंकि उसकी जीहुन से मुलाकात थी, जाह्यून खुद को खूबसूरत बनाने लगी। उसने कई अलग अलग कपड़े पहने। इस समय जाह्यून को लगा कि जो सामान्य कपड़े वह पहनती थी वे बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। उसके बाद जाह्यून खुशी से जीहुन की दुकान पर गई। अनपेक्षित रूप से जब जाह्यून दुकान पहुंची, जीहुन ने उसे वैसे ही स्वागत किया जैसे किसी सामान्य ग्राहक का करता। फिर वह अपना काम जारी रख गया। जीहुन अपना फोन नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए उसने जाह्यून से कहा कि वह उसका नंबर कॉल करे। इस समय उसने उसके फोन स्क्रीन पर नाम देखा जिसमें उसका नाम हॉट पोट रेस्टोरेंट के रूप में सेव था। वह लगभग पागल हो गई। तो जब यूनजुंग और जीहुन पिल्ले के लिए नाम सोच रहे थे, दूर से जाह्यून ने कहा कि उन्हें कुत्ते का नाम हुन डॉग रखना चाहिए। जीहुन ने यह सुना और वहीं ठिठक गया। तभी जाह्यून ने जीहुन से कहा कि उसने अभी अभी उसे रिजेक्ट किया था। तब उसने उससे कबूल किया कि जब से उसकी बहन और पिता गायब हुए हैं उसने कभी भी खुश जीवन की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जब जाह्यून आई, जीहुन की जिंदगी बदल गई। वह उसकी अंधेरी जिंदगी में एकमात्र रोशनी की तरह थी। जीहुन ने यह भी कहा कि अब से वह अपनी नकारात्मक भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश करेगा। वह खुश रहने की कोशिश करेगा। जब जाह्यून ने जीहुन का दिल जाना तो वह बच्चे जैसी खुश हो गई। अगले सुबह जीहुन को नामदो से कॉल आया। फिर वह पुलिस स्टेशन गया। पता चला कि उस रात जब नामदो उस रहस्यमयी आदमी से मिला था तो उसने जानबूझकर अपना फोन गली में गिरा दिया था। उसका मकसद था कि पुलिस उसे ढूंढ ही न सके, क्योंकि वह घर जहां नामदो रहता था पहले फोरेंसिक्स द्वारा लड़की के शव के रूप में पाया गया था। फिर जीहुन ने पुलिस ऑफिसर कांगहो से कहा कि नामदो उसका पुराना सहपाठी भी था, तो अगर कुछ भी हुआ पुलिस को जीहुन को सूचित करना चाहिए। जल्दी ही कांगहो और जीहुन रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां एक और व्यक्ति को भी बुलाया गया था, मोहल्ले का पेट्रोलिंग वाला पुलिस वाला। सेरन के गायब होने के बाद से चुन ओक की भतीजी हर रात दुस्वप्न देखती थी। वह अक्सर सुनसान सड़क पर अकेले चलती थी। सड़क की लाइटों का अनुसरण करते हुए वह एक लाल गेट तक पहुंचती थी। रात को जाह्यून अकेले घर जा रही थी और अचानक उसके सपने का दृश्य बिल्कुल वर्तमान जैसा लगने लगा। फिर जाह्यून सोचने लगी उस बारे में जो नामदो ने उससे कहा था। उसने कहा था कि उनकी पहली मुलाकात इसी गली में हुई थी। फिर 10 साल पहले की एक छवि जाह्यून के दिमाग में उभर आई। उस समय नामदो ने जाह्यून को उस सपने के लाल गेट तक लाया था। जाह्यून याद नहीं कर पा रही थी कि उसके बाद क्या हुआ था। उस गेट को खोजने के लिए जाह्यून हर सुबह लगातार जॉगिंग करने लगी। वह हर कोने से होकर दौड़ी। हर बार जब वह दौड़ती तो वह उसे लाल पेन से मार्क कर देती थी। इसी समय जीहुन भी विवरण स्पष्ट कर रहा था। उसकी बहन के गायब होने से संबंधित पेट्रोलिंग वाला पहले ही निष्कर्ष निकाल चुका था कि एउन चांग अपराधी नहीं था। हालांकि उस साल 2 महत्वपूर्ण सबूत मिले थे। पहला यह था कि एउन चांग का बेटा उसे खून वाले कपड़े धोते हुए देख चुका था। दूसरा सबूत यह था कि एउन चांग सेरान को आखिरी बार देखने वाला व्यक्ति था।
इसलिए उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस साल यून चांग के गिरफ्तार होने के बाद उसकी पियानो ट्यूशन क्लास को भारी नुकसान हुआ। उस घटना के बाद यून चांग अक्सर बार में प्रदर्शन करने चला जाता था। यून चांग स्पष्ट रूप से एक शिक्षक था, लेकिन उसे काम के लिए बार जाना पड़ता था। यह उसे बेहद शर्मिंदा करता था। यून चांग की शर्ट पर जो खून का दाग था वह बार में हुई लड़ाई से आया था। जीहुन ने कहा कि उस साल ऐसे सबूत थे जो यून चांग की मासूमियत साबित करते थे, लेकिन क्यों किसी ने भी सामने आकर स्पष्ट रूप से बताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन पेट्रोलिंग वाला चौंकाने वाली सच्चाई बताता रहा कि चीफ निश्चित रूप से हत्यारा था। उसने सबूत नष्ट कर दिए, जिससे हमारी पुलिस को यून चांग को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह स्पष्ट था कि चीफ यून चांग को दोषी ठहराना चाहता था, इसलिए कोई भी उसकी मदद करके उसका नाम साफ करने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन कांग हो ने यह सुनते ही और सहन नहीं किया। वह उठकर रेस्टोरेंट से बाहर भागा। पता चला कि कांग हो यून चांग का बेटा था। उस साल वही था जिसने अपने पिता की रिपोर्ट की थी। जीहुन तुरंत कांग हो को रोका। कांग हो चीफ को मारना चाहता था क्योंकि उसके पिता को दुनिया ने हत्यारे समझ लिया था। इससे कांग हो इतने सालों तक अपमान में जीने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब से कांग हो और उसके पिता के बीच संबंध पूरी तरह टूट गए। अब वह बस अपने पिता के लिए कुछ करना चाहता था। कांग हो ने जीहुन को चेतावनी दी कि वह उसके रास्ते में न आए। वह चीफ को ढूंढने जाएगा। हालांकि जीहुन के अगले शब्दों ने कांग हो को जगाया। जीहुन ने कांग हो से कहा कि वह जाकर माफी मांग ले। इसी समय जीहुएन लाइब्रेरी में अपनी ट्रांसलेशन का काम कर रही थी। उसने जीहुन को मीठा सा मैसेज भेजा ताकि वह चिंता न करे। लेकिन जैसे ही जीहुन लाइब्रेरी छोड़ने ही वाली थी, नामदो अचानक वहां आ गया। जीहुन ने पूछा कि उस दिन नामदो ने जिस रहस्यमयी व्यक्ति से मुलाकात की थी वह कौन था। नामदो अचानक गुस्सा हो गया। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी जांचा वह सब जीहुन के लिए था। हालांकि नामदो तुरंत शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ पता था। उसने कहा कि जीहुन कभी जीहुन से शादी नहीं करेगी। उसने जो कुछ भी कहा उसका एक कारण था। नामदो ने यह कहकर चला गया, जिससे जीहुन बेहद उलझन में रह गई। जीहुन ने जीहुन का इंतजार किया। जब दोनों मिले, जीहुन बार बार जीहुन से माफी मांगता रहा। उसे लगा कि उसने उसे मुसीबत में डाल दिया। उसने सीधे इनकार कर दिया। जो उसने जांचा वह पिछले 20 सालों से उसके सपने में दिखने वाले लाल दरवाजे से जुड़ा था, क्योंकि नामदो ने एक बार जीहुन से कहा था कि वह सीरान को आखिरी बार देखने वाला व्यक्ति था। शायद जीहुन ने जीहुन की आखिरी छवि देख ली थी। हालांकि जब जीहुन ने जीहुन की गर्दन पर घाव देखा तो वह उसके लिए पागल हो गया। उसने उसे उस बात के लिए भी दोषी ठहराया कि उसने उसे कुछ नहीं बताया और नामदो से मिलने चली गई। फिर जीहुन ने जीहुन को बताया कि वह नहीं चाहता कि वह खतरे में रहे। जीहुन ने धीरे से जीहुन के बालों को सहलाया। जब उसने उसकी गर्दन के घाव को देखा तो उसका दिल बहुत दुखा। उस समय जीहुन ने जीहुन को प्यार से देखा। आज रात दोनों हाथों में हाथ डाले सड़क पर चलने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी सारी चिंता और बेचैनी भूल ही गई। अचानक याद आया कि नामदो ने उससे क्या कहा था, तुम कभी जीहुन के साथ नहीं रह पाओगी और इसका एक कारण है। लेकिन इस समय चाहे कुछ भी हो, दोनों को कोई डर नहीं था। प्यार हमेशा इतना खूबसूरत होता है। यहाँ तक कि जब दोनों शॉपिंग करने गए तो सेल्स क्लर्क ने जीहुन को केवल एक तरह की वाइन का परिचय दिया। जीहुन अचानक बहुत संवेदनशील हो गया। उसने तुरंत बीच में आकर उन्हें रोक दिया। हालांकि जीहुन शराब के घटकों के बारे में सेल्स क्लर्क जितना जानकार नहीं था, फिर भी वह कुछ वाक्य तो बता ही सकता था। जब जीहुन अपनी माँ के जन्मदिन पर अपने गाँव वापस गया, जीहुन उसके पीछे पीछे चला आया। जब जीहुन ने देखा कि जीहुन उसका पीछा कर रही है तो उसे खुशी और जिज्ञासा दोनों हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहाँ क्यों है। दोनों फूलों से भरे पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जीहुन गिरते हुए पंखुड़ियों को उठाकर जीहुन को दे दिया। उसने यह भी कहा कि वह जल्द ही उसे जन्मदिन का तोहफा देगी। जीहुन खुशी से जीहुन के माथे पर किस कर गया। लेकिन यह दृश्य दूर खड़े नामदो ने देख लिया। उस समय वह बेहद परेशान था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ योजना बना रहा था। जब जीहुन अकेले दुकान वापस लौटा, नामदो पहले से ही वहाँ था। नामदो ने जीहुन से कहा कि वह आज जीहुन को एक बड़ा जन्मदिन तोहफा देगा। दोनों तुरंत पास के कूड़ेदान की ओर चले गए। इसी बीच जीहुन घर पर लाल गेट खोजने के लिए जिन रास्तों पर वह दौड़ी थी उनकी समीक्षा कर रही थी। जीहुन को याद आया कि उसने उस दिन जिस गेट से होकर दौड़ा था उसे यह बहुत परिचित लगा। तो जीहुन घर से बाहर भागी। नामदो ने अपनी जेब से एक गेम कंसोल निकाला और जीहुन से पूछा कि क्या उसे इससे कोई याद है। नामदो ने जीहुन को बताया कि उस समय उसके पास आर गेम कंसोल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह सिर्फ दूसरों को गेम कंसोल घर ले जाते देख सकता था। लेकिन उसी समय एक आदमी नामदो के पास आया और कहा कि अगर वह रहस्यमयी आदमी की एक बात में मदद करेगा तो वह उसे यह गेम कंसोल खरीद देगा। वह बात जीहुन की बहन को फंसाने की थी। नामदो से रान के पास गया जिसकी टांग दर्द कर रही थी और कहा कि उसके पास घर में दवा है। तो लड़की उसके घर गई और अपने पैर के दर्द को कम करने के लिए दवा लगाई। उसके बाद नामदो ने सिरान को लाल लोहे के गेट तक ले गया। जब एसीरान ने उस गेट में प्रवेश किया, नामदो भाग गया। जीहुन को सब कुछ पता चलने के बाद उसने पागलों की तरह नामदो की ओर मुंह करके मुट्ठी उठाई। हालांकि नामदो ने जीहुन से कहा कि जीहुन भी जानता है कि एसीरान को किसने ले गया। नामदो ने जीहुन से यह भी पूछा कि क्या वह जानना चाहता है कि जॉन को यह कैसे पता चला। पता चला कि जब नामदो ने एसीरान को आंगन में फंसाया तो उसने देखा कि गेम कंसोल में बैटरी नहीं थी। इसलिए नामदो ने रहस्यमयी आदमी के साथ किए गए समझौते के अनुसार बैटरियां लेने का फैसला किया। नामदो ने जीहुन को भी धोखा दिया। जब नामदो ने जीहुन को सड़क के किनारे खेलते देखा तो उसने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ खेलना चाहती है। नामदो ने जीहुन को यह भी बताया कि सीरन भी वहाँ खेल रही थी। इसी समय जीहुन ने
भी लाल गेट ढूंढ लिया। उसने पेंट के बचे निशान को देखा। जीहुन आंगन में गया और धीरे धीरे बेसमेंट का दरवाजा धकेलकर खोला। फिर अपने फोन की रोशनी पर निर्भर होकर जीहुन धीरे धीरे नीचे गया। जब उसने अंदर के दरवाजे को खोला तो उसने अपनी आंखों के सामने दृश्य देखे। कई सालों पहले की यादें जीहुन के दिमाग में उभर आईं। फिर एक रहस्यमयी व्यक्ति ने उसकी आंखें ढक दी। जीहुन को घबराहट हुई क्योंकि उसने दर्दनाक यादों को याद किया। पता चला कि वह भी इस कहानी में एक पीड़िता थी। जीहुन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वह तुरंत बेसमेंट से बाहर भागी। जैसे ही जीहुन बाहर निकली, मकान मालिक ने उसे देख लिया। जब जीहुन इस गली से बाहर भागी तो उस दिन की छवि अचानक उसके दिमाग में उभर आई। उस समय जीहुन और सेरन दोनों उस जगह से भाग निकले थे, लेकिन उसने सेरन को पीछे छोड़ दिया जिसकी टांग में दर्द था। जीहुन जमीन पर बैठ गई और बेबसी से रोने लगी। दोषबोध उसके दिमाग में बह रहा था। इस समय जीहुन ने तो नामदो को मारने तक का इरादा किया। नामदो अचानक जीहुन से पूछा कि क्यों सिर्फ जीहुन भाग गया जबकि उसकी बहन गायब हो गई। हालांकि जब जीहुन ने पूछा कि इस सबके पीछे का अपहरणकर्ता कौन था तो नामदो अचानक घबरा गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि रहस्यमयी व्यक्ति जीहुन के ठीक पीछे खड़ा था। इस समय जीहुन अचानक जीहुन की स्थिति का एहसास कर गई। उसने जल्दी से उसे कॉल किया और फिर तेजी से एक दुकान की ओर भागी। कुछ ही क्षण बाद जीहुन जाग गया, लेकिन नामदो गायब हो चुका था। जब जीहुन ने जीहुन को देखा तो वह उसे गले लगाने दौड़ी। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे कल जीहुन घायल हुआ था, लेकिन इस बार दोषी ठहराया जाने वाला व्यक्ति जीहुन था। उसके बाद जीहुन और जीहुन दोनों साथ में दुकान वापस लौटे। हर एक के अपने विचार थे। कुछ सोचने के बाद दोनों ने एक ही समय में बोलना शुरू किया। उन्होंने एक साथ कहा कि अगर कुछ भी हुआ तो वे कल इसके बारे में बात करेंगे। जीहुन को यह नहीं पता था कि जीहुन उससे यह कबूल करने वाली थी कि भागते समय उसने उसकी बहन को पीछे छोड़ दिया था। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि अगर कुछ हुआ तो वे कल तक इंतजार करेंगे। जब तक जीहुन अपने घर के दरवाजे तक पहुंची और जीहुन को देखा जो सामने खड़ा था, उसने धीरे से उससे माफी मांगी। जीहुन ने भी महसूस किया कि जीहुन के मन में कुछ है, लेकिन जब वह उसके पास जाकर पूछने दौड़ा तो उसने सिर्फ उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अगले दिन जीहुन ने भी जीहुन को सब कुछ बता दिया। बहुत जल्दी जीहुन उस पुराने घर में चला गया जहां एसीरन और जीहुन को नामदो ने फंसाया था। वह बेसमेंट की बिखरी हुई हालत को सावधानी से देख रहा था ताकि कोई सुराग मिल सके। तुरंत कई साल पहले की यादें जीहुन के दिमाग में बहने लगी। उस दिन जीहुन और सेरन ने अलग अलग एक एक बैग ब्रेड खरीदा था। दोनों बच्चे उत्साह से ब्रेड का बैग खोले। जब एसीरन ने देखा कि उसके भाई ने इनाम जीता है तो वह बार बार उससे उसे बदलने के लिए पूछती रही। उसी समय एक दोस्त आया और जीहुन को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाने दौड़ा। उसे अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अपनी शरारती प्रकृति के कारण जीहुन ने एसीरन को अकेला छोड़ दिया। फिर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ खेलने भाग गया। जीहुन उस समय दिए गए जीतने वाले टिकट को देखकर अब और सहन नहीं कर सका जो उसने अपनी बहन को दिया था। जीहुन ने मकान मालिक से पूछा कि वह यहाँ कब से रह रहा है। मकान मालिक ने जवाब दिया कि वह सीरान के गायब होने के लगभग 1 साल बाद यहाँ आया था। फिर जीहुन ने उसे बताया कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। मकान मालिक को यह सुनकर थोड़ा झटका लगा। जीहुन के जाने के बाद ही मकान मालिक ने मेज पर रखे पानी का गिलास उठाया और उसे दीवार से टकरा दिया। यह साफ था कि जो चीज वह छुपा रहा था वह अब उजागर हो चुकी थी। इसी समय मकान मालिक की पत्नी कमरे से बाहर आई। वह वही थी जिसने उस दिन जाह्यून को जाते हुए देखा था पहले। मकान मालिक की पत्नी कुछ योजना बना रही लग रही थी। वह तुरंत जाह्यून का पीछा करने लगी। जब मकान मालिक की पत्नी जाह्यून तक पहुंचने वाली थी तो अचानक यूनजोंग ने उसे रोक दिया। यूनजोंग ने उससे पूछा कि वह जाह्यून को क्यों ढूंढ रही है, लेकिन उसने कहा कि उसे यूनजोंग को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। उसी रात जाह्यून ने अपनी माँ को बताया कि उसे अपनी पुरानी यादें याद आ गई हैं। जाह्यून की माँ ने यह सुनकर घबरा गई। वह जाह्यून की दादी को ढूंढने गई और कहा कि जाह्यून को पिछले समय की बातें याद आ गई हैं। उस समय जाह्यून ने अपनी दादी से पूछा कि क्या उसके पास उससे कहने के लिए कुछ है, लेकिन उसकी दादी को कुछ भी याद नहीं था। दूसरी तरफ रहस्यमयी आदमी गोदाम में गया। पता चला कि नामदो को वहीं उसने बांध रखा था। वही वह था जिसने नामदो को गलत काम करने के लिए बहकाया था। हालांकि अब नामदो ने रहस्यमयी आदमी से की हुई अपनी वादा तोड़ दिया था। नामदो ने जीहुन को सब कुछ बता दिया था। ऐसा लग रहा था कि नामदो अभी भी समस्या की गंभीरता को नहीं समझ रहा था। वह बार बार कह रहा था कि जब तक रहस्यमयी आदमी उसे माफ कर दे वह चला जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन वह आदमी नामदो को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था, क्योंकि जाह्यून और जीहुन ने उस साल सब कुछ जान लिया था। दोनों के बीच दूरी आ गई। अंत में जाह्यून ने अपना मुंह खोला। पता चला कि जाह्यून ने उस दिन बेसमेंट की खिड़की धक्का देकर खोली थी। जाह्यून और सीरन ने मिलकर कुर्सियों को हटाया और वे बेसमेंट से भाग निकले, लेकिन उसके पैर की चोट के कारण एसीरन बहुत धीरे दौड़ी। जैसे ही दोनों भागे उन्हें अपहरणकर्ता ने पकड़ लिया और पीछा किया, लेकिन जाह्यून ने एसीरन को पीछे छोड़ दिया और अकेले भाग गई। हालांकि जाह्यून को याद नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ, इसलिए जाह्यून नहीं जानती थी कि वह जीहुन का सामना कैसे करे। जब भी जाह्यून जीहुन को देखती उसे वह दृश्य याद आता जिसमें उसने उसकी बहन को छोड़ दिया था। भले ही जीहुन ने कहा कि सब ठीक है, जाह्यून ने आखिरकार विदाई कह दी। उसी समय 4 पुलिस वाले जीहुन की दुकान के सामने छोड़े गए फ्रिज को घूर रहे थे। फिर चारों ने फ्रिज को पुलिस स्टेशन ले गए। उसे फेंकने की बजाय
उन्होंने उसे एक उपकरण में बदल दिया। गर्मी के मौसम में वे इसका इस्तेमाल आइसक्रीम खाने के लिए भी कर सकते थे। जब तक पुलिस ने फ्रिज खोला, सब लोग बेहद हैरान थे। फ्रिज के अंदर एक आदमी था। वह आदमी नामदो था। तुरंत जीहुन की दुकान पुलिस द्वारा सील कर दी गई। मोहल्ले के लोग भी देखने के लिए इकट्ठा हो गए। आदमी की अचानक मौत की वजह से जाह्यून की माँ और भी ज्यादा घबरा गई। उसे डर था कि उसकी बेटी कुछ पागलपन कर देगी, इसलिए उसने तुरंत जाह्यून को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फौरन जाह्यून की माँ और दादी सीधे जीहुन की दुकान चली गईं। वे जानना चाहती थीं कि क्या हुआ। हालांकि जीहुन के आमंत्रण पर सबने नामदो की मौत का जश्न मनाया। उस शाम यूनजो ने भी यह खबर अपनी बहन को दी। जब जाह्यून घर लौटी, उसने जीहुन से ब्रेकअप करने के बारे में सोचा और सांसें रोक नहीं पाई। जाह्यून के पास उनके ब्रेकअप के बाद शोक मनाने का समय भी नहीं था, लेकिन तुरंत जाह्यून को जीहुन से एक संदेश मिला। उसे उससे कुछ कहना था। जब दोनों मिले, जीहुन ने अभी भी हमेशा की तरह जाह्यून से पूछा कि वह क्या पीना चाहती है, लेकिन उसे लगा कि वह अजीब था। क्यों वह सामान्य तरीके से व्यवहार कर सकता था जबकि अभी अभी उनका ब्रेकअप हुआ था। अचानक जीहुन ने गंभीर होकर जाह्यून से कहा कि उससे मिलने से पहले वह किसी भी चीज से नहीं डरता था, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। अपनी मानसिक रूप से बीमार माँ की चिंता करने के अलावा उसे कोई पछतावा नहीं था। लेकिन उसके मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। भले ही यह सिर्फ कुछ ही महीनों की छोटी सी अवधि थी, उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से जी रहा है। इसके विपरीत अब वह शानदार खुशियों की मांग करने की हिम्मत भी नहीं करता था। हालांकि जाह्यून नहीं चाहती थी कि जीहुन उसे देखे, क्योंकि वह सीरन के गायब होने की वजह थी। तब से जीहुन का परिवार टूट गया था, लेकिन जीहुन ने जोर देकर कहा कि वह ठीक है और वह वास्तव में जाह्यून को दोष नहीं देता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे से माफी मांगी। लेकिन इसी समय जाह्यून के दिमाग में फिर से अतीत की तस्वीर उभर आई। जब जाह्यून और सेरन भागने वाले थे, सेरन ने कुछ कहा था, लेकिन जाह्यून उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पाई। इस समय पुलिस ने नामदो के शव को ढूंढ लिया था। चीफ का पहला शक इयुन चान पर था, जो इस केस में एसी रैन के गायब होने का सबसे बड़ा संदिग्ध था। इसलिए चीफ इयुन चान को ढूंढने गया। उसी समय कांग हो ने देखा कि चीफ उसके पिता के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। उसने बिना किसी हिचक के कूड़ेदान के पास जाकर चीफ को सीधे मारने की कोशिश की, क्योंकि उस साल इयुन चान को गलत साबित कर दिया गया था। यह सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि चीफ ने अपनी मर्जी से काम करना जारी रखा और इयुन चान की साख खराब कर दी। सब लोग उस पर तंजीद कर रहे थे, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी उसे नीचे दिखाने लगे थे। इसी वजह से कंघो का अपने बाप से रिश्ता बिल्कुल अजनबी जैसा हो गया था। अब वह और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कॉलिग्स भी वहां पहुंच गए और डायरेक्टर को कचरे के ढेर से बाहर निकाला गया। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। सबके सामने शर्मिंदगी कम करने के लिए डायरेक्टर ने खुद ही दूसरे रास्ते से घर जाने का फैसला किया। लेकिन जब वह दूसरा रास्ता पकड़कर आगे बढ़ा तो उसकी मुलाकात जीहुन से हो गई। जीहुन अभी अभी अपने पियानो टीचर से मिलकर आ रहा था। डायरेक्टर ने उसे पहचान लिया। उसे याद आ गया कि बचपन में जीहुन और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन गए थे अपनी बहन के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने। उस वक्त डायरेक्टर ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था, बल्कि दोनों बच्चों का मजाक उड़ाया था। आज जीहुन को देखकर डायरेक्टर को थोड़ी सी गिल्ट महसूस हुई। जीहुन ने साफ कहा कि फ्रिज में मिलने वाली लाश और उसकी बहन की मौत, दोनों के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। यह भी बिल्कुल वाजह था कि डायरेक्टर हमेशा से यूनचांग पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता रहा है, जैसे वह दिल में कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। बाद में जब डायरेक्टर पीने बैठा तो उसे अचानक याद आया कि कैसे उसे पीटा गया था। तब उसे समझ आया कि जिस आदमी ने उसे मारा था वह यूनचांग का बेटा था। उस इंसिडेंट के बाद कंघो ने अपना नाम बदल लिया था और फिर वह चीफ का सबोर्डिनेट बन गया। इसी दौरान मोहल्ले के लोग उस रेस्टोरेंट में जमा हो गए जिसका मालिक वही बेसमेंट वाला कपल था। खाने की मेज पर सब नामदो की फ्रिज वाली लाश पर बात कर रहे थे। एक आदमी ने शुबह जाहिर किया कि शायद जीहुन ही कातिल हो। साथ ही बैठे पुलिसमैन ने उसे फौरन टोका दिया और बेकार बातें करने से मना किया, लेकिन चीफ ने मौका देखकर बात को आगे बढ़ा दिया। उसने कहा कि फ्रिज जीहुन के घर की दुकान के बिल्कुल सामने रखा था और यह भी कि जीहुन के घर के 3 लोग अक्सर रात को बाहर निकलते रहते हैं। यह सुनकर एक पुलिसमैन भड़क उठा और चीफ पर खुलकर गुस्सा निकाला। आसपास के लोगों ने भी याद दिलाया कि जब जीहुन की बहन लापता हुई थी तब पूरा मोहल्ला शक के दायरे में था। सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास एलिबाई था, क्योंकि उस वक्त वह काम पर गया हुआ बताया जा रहा था। इस बात पर लैंडलॉर्ड थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठकर पीने लगा। जब लैंडलॉर्ड और उसकी बीवी घर वापस आए तो बीवी ने अचानक उससे सवाल कर दिया। उस रात बाहर वालों की नजर में उसका शौहर कहीं और था, लेकिन असल में वह JWA मोहल्ले में ही मौजूद था। बीवी ने पूछा कि उस साल असल में हुआ क्या था। उसने कहा कि जो भी सच हो वह अपने शौहर का साथ देगी, लेकिन शौहर ने बस इतना कहा कि उसके दिल में हमेशा एक खौफ रहता है। वह खौफ उसके बिल्कुल पीछे था, खिड़की के पास। इसी वक्त जीहुन की माँ ने लैंडलॉर्ड की बीवी को पीने की दावत दे दी। जब दोनों शराब की मेज पर बैठ गईं, तो जीहुन की माँ ने सालों पुरानी बात बतानी शुरू की। उस दिन वह काम पर जाने में जल्दी में थी, इसलिए उसने जीहुन के कमरे की मेज पर उसके लिए पॉकेट मनी छोड़ दी थी और साथ ही एक छोटा सा नोट भी लिख कर रखा था। लेकिन जब जीहुन की माँ ड्यूटी से घर लौटी तो उसने देखा कि जीहुन अभी तक वापस नहीं आई थी। घबराकर उसने मोहल्ले की पुलिस को फोन किया और खुद भी जीहुन को ढूंढने निकल पड़ी। तलाश करते हुए जब वह एक तंग गली के पास से गुजरी तो अचानक रुक गई। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी के चक्कर में अंदर चली गई। वहाँ उसने देखा कि जीहुन जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जीहुन की माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से एक और आदमी आया और हाथ में बेलचा निकालकर हमला करने ही वाला था। उसी वक्त पुलिस वहाँ पहुँच गई। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद वह आदमी खुद ही एग्रेसिव हो गया और पुलिस पर हमला करने लगा। इसी दौरान जीहुन की माँ ने
उस आदमी को मार दिया। बाद में जीहून को अपनी छोटी बहन सैरान की वह बात याद आई जो उसने उस साल कही थी। सैरान ने कहा था कि वहाँ सिर्फ एक ही आदमी नहीं था। यह बात अब धीरे धीरे सब कुछ जोड़ने लगी। जब जीहून थोड़ी शांत हुई तो उसने अपनी माँ से कहा कि वह अकेली बाहर जाना चाहती है और माँ टेंशन ना ले। उसी रात लैंडलॉर्ड को नींद नहीं आ रही थी। वह दरवाजे के पास खड़ा था कि अचानक उसने मुड़कर देखा, वहाँ जीहून की छोटी बहन खड़ी थी। सैरान के उस हादसे के बाद से लैंडलॉर्ड की मानसिक कंडीशन खराब रहने लगी थी। उसे अक्सर हेलुसिनेशंस होने लगे थे। दूसरी तरफ जीहून अकेली घर जा रही थी कि अचानक वही आदमी उसके सामने आ गया जिसने उसे उस साल किडनैप किया था। जीहून को लगा कि शायद वह उसे पहचान रही है। दिल में एकदम से टेंशन भर गई। इसी वक्त जीहून को जीहून के इमोशंस भी महसूस होने लगे। जीहून दुकान से बाहर निकला और बेचैनी से जीहून की खिड़की की तरफ देखने लगा। उसे नहीं पता था कि जीहून इस वक्त घर पर है ही नहीं। थोड़ी ही देर में लैंडलॉर्ड जीहून की दुकान पर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीहून से कुछ कहना चाहता हो। इधर जीहून अकेली घर जा रही थी, लेकिन फिर से वही किडनैपर उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन बचपन के ट्रॉमा की वजह से जीहून उस आदमी की शक्ल सूरत ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। इस वक्त जीहून के सामने जो आदमी खड़ा था वह मोहल्ले का मछली बेचने वाला था। उसके आने का मकसद सिर्फ यह कंफर्म करना था जो नामदो ने कहा था। नामदो ने बताया था कि जीहून को उस साल के कई राज याद आ गए हैं जो अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाले थे। जीहून और उस आदमी के बीच बस सीधी सी बातचीत हुई, इसलिए वह आदमी जीहून के अंदाज में किसी भी तरह की अजीब बात महसूस नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, अचानक जीहून ने उसे पीछे से आवाज दी। न जाने क्यों उस पल जीहून को लगा कि यह शख्स कहीं पहले देखा देखा सा है। उसने सीधा पूछा कि क्या दोनों कभी पहले मिले हैं? यह सवाल सुनते ही आदमी अलर्ट हो गया। उसकी आंखों में चौकसपन आ गया। जीहून ने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया और तुरंत जीहून के पास पहुंची। उसने जीहून को बता दिया कि उसकी माँ ने उस साल किडनैपर को मार दिया था। जीहून ने यह भी कहा कि अगर उस वक्त वह बेहोश ना होती तो उसकी माँ पुलिस को कॉल कर लेती, शायद फिर उसकी बहन को बचाया जा सकता था। जीहून लगातार माफी मांग रही थी, लेकिन जीहून को उसका रवैया कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था, जैसे वह खुद को जरूरत से ज्यादा दोष दे रही हो। अगला दिन आया तो जीहून ने अचानक मिंजे के सामने ऐलान कर दिया कि वह दुकान लीज पर देना चाहती है। उसने अपने दिल की बात कह दी कि मोहल्ले के लोग उसे अचानक से घिनौना महसूस कराने लगे हैं। उसने यह भी कहा कि इस मोहल्ले में वापस आना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसी बीच जीहून की माँ भी वहाँ आ गई। वह सच बताना चाहती थी, लेकिन जीहून सब कुछ पहले ही जान चुकी थी। उसने सीधा कह दिया कि अगर माँ अपने प्यार को बहाना बनाकर बात करना चाहती है तो वह सुनना नहीं चाहती। जीहून ने उसकी माफी तक कबूल नहीं की। दूसरी तरफ कंघो चीफ के पास गया। उसने पूछा कि उस साल जीहून की बहन की तलाश के दौरान बेसमेंट किस किस ने सर्च किया था। चीफ ने टाल दिया और कहा कि बहुत वक्त गुजर चुका है, उसे ठीक से याद नहीं। लेकिन पुलिस ऑफिसर डोंगजो का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह बहुत बेचैन है, जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी बात उभर आई हो। डोंगजो सीधे रेस्टोरेंट चला गया और वहाँ बहुत ज्यादा शराब पी ली। उसका मछली बेचने वाला दोस्त भी वहाँ आ गया। वह डोंगजो की हालत देखकर समझ गया कि कुछ न कुछ गलत है। तभी चीफ का फोन आया और उसने बता दिया कि उस साल बेसमेंट सर्च करने वाला आदमी डोंगजो ही था। यह सुनकर डोंगजो बिल्कुल हिल गया। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वह कब बेसमेंट में गया था, क्योंकि उस दिन उसकी लापरवाही की वजह से सब बिगड़ गया था। गिल्ट और दर्द के बोझ के साथ डोंगजो बारिश में पागल की तरह बाहर निकल गया। उसे लग रहा था कि उसकी ड्यूटी में कमी की वजह से एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। जब तक उसका मछली बेचने वाला दोस्त आकर उसे संभालता नहीं, डोंगजो होश में ही नहीं आया और फिर अचानक उसके जहन में यादें फ्लैश होने लगी। उस दिन पेट्रोल पुलिस आयरन गेट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उस वक्त डोंगजो और मछली बेचने वाले ने ही उसे बात बात में उलझा दिया था। इसी वजह से वह बेसमेंट तक पहुंच ही नहीं पाया और वही एक गलती आज सबसे बड़ा राज बन चुकी थी। जब डोंगजो अपनी यादों के भंवर से होश में आया तो वह बुरी तरह घबरा गया। थोड़ी देर बाद मछली बेचने वाले ने उसे घर छोड़ने की ऑफर दी। तब जाकर डोंगजो उसकी गाड़ी में बैठा, लेकिन अपने जज्बात पर काबू न रख पाने की वजह से डोंगजो ने रास्ते में ही अपने दिल की बात कह दी। उसने मान लिया कि वह मछली बेचने वाले से बहुत मोहब्बत करता है और उसकी बहुत परवाह करता है। यह सुनते ही मछली बेचने वाले को एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। दोनों ही समझ गए कि मामला हद से आगे निकल चुका है। गाड़ी के अंदर अचानक इतनी खामोशी और अवकवर्डनेस छा गई कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। इसी दौरान मछली बेचने वाले ने दवा में भिगा हुआ रुमाल निकाला और अचानक डोंगजो के मुंह पर रख दिया। उधर लैंडलॉर्ड भी अपनी हेलुसिनेशन से बुरी तरह परेशान था, इसलिए वह जीहून के पास पहुंच गया। उसने जीहून को उस साल सैरान के साथ जो हुआ था वह सब सच बता दिया। असल में उस दिन लैंडलॉर्ड कहीं और से लौट रहा था, वह घर पर मौजूद ही नहीं था। घर का हाल बिखरा हुआ देखकर उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया। इसी गुस्से और थकान में उसने गाड़ी निकाली और खाना खाने बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में अचानक जीहून की बहन सैरान उसकी गाड़ी के सामने आ गई। वह रोती हुई उससे मदद मांगने लगी, उसकी जिंदगी बचाने की भीख मांग रही थी। इसी वक्त दूसरी तरफ डोंगजो को मछली बेचने वाले ने बांधकर वेयर हाउस ले जाकर बंद कर दिया। डोंगजो ने पूछा कि उस साल असल में हुआ क्या था। इस बार मछली बेचने वाले ने कुछ भी छुपाया नहीं और पूरा सच बता दिया। उस दिन मछली बेचने वाले और उसके साथियों को पता चला था कि सैरान भाग निकली है। दोनों अलग अलग होकर गलियों में उसे ढूंढने लगे। सैरान दरवाजे के पास ही कार्डबोर्ड के ढेर में छुप गई थी। जब मछली बेचने वाले ने उसे देखा तो वह एक घर के मालिक की गाड़ी के सामने खड़ी थी। मछली बेचने वाला
वाला कोने में छुपकर खामोश रहा। सैरान फिर उस घर के मालिक से मदद मांगने लगी, लेकिन घर का मालिक पहले से ही थका हुआ और चिड़चिड़ा था। उसने गुस्से में एक्सेलरेटर पर पांव रखा और गाड़ी भगाई, सैरान को उस अंधेरे में अकेला छोड़कर। इसी वजह से मछली बेचने वाले ने उसे दोबारा पकड़ लिया। बाद में जीहून को भी घर के मालिक से पूरा सच पता चल गया। जीहून ने उसे डांट लगाई कि उसने उसकी बहन की मदद क्यों नहीं की, लेकिन घर के मालिक ने जवाब दिया कि उस दिन वह इतना थका हुआ था कि किसी और के लिए कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। इसी वक्त जहां ने भी जीहून के जज्बात महसूस कर लिए। उसने फौरन फोन उठाया और जीहून को कॉल किया, पूछा कि वह ठीक है या नहीं और अचानक क्या हो गया। लेकिन जीहून ने सिर्फ इतना कहा कि उसे जहां की बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही जहां बिना देर किए जीहून के पास दौड़ पड़ी। जब दोनों मिले तो जहां सीधा जीहून की बाहों में गिर पड़ी। अब जीहून को लगने लगा था कि अगर जहां की मां ने उस वक्त सच बता दिया होता तो शायद पुलिस सैरान की तलाश जारी रखती और मुमकिन है कि आज सब कुछ बिल्कुल अलग होता। लेकिन जब जीहून को पूरी सच्चाई का पता चला तो उसने खुद ही जहां से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। उसके लिए जहां और उसकी मां का माफी मांगना और गिल्ट महसूस करना भी काफी नहीं था, क्योंकि जीहून सबसे ज्यादा खुद को दोषी मानता था। उसी ने तो उस साल अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया था। जीहून को लगा कि रिश्ता तोड़ देने से शायद उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए, मगर जीहून यह भूल गया कि उसका और जहां का एक गहरा इमोशनल कनेक्शन है। इस तरह दोनों एक दूसरे को बिना मिले भी जहनी तौर पर टॉर्चर करने लगे। जीहून ने दुकान भी शिफ्ट कर दी। वह इस गम से भरी जगह को छोड़कर जाना चाहता था। शायद उसने जहां से किए गए अपने वादे भी भुला दिए थे। साथ गेम्स खेलना, बाहर खाना खाना, डेट्स पर जाना। अब जीहून ने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। वह अकेला गेम रूम चला गया, बिल्कुल टूटा हुआ। ब्रेकअप के बाद जैसे हर इंसान होता है, उसका भी हाल वही था। उधर जहां भी ऐसी चीजें कर रही थी जिन पर उसे बाद में अफसोस होना था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो जीहून उसे पास बैठा नजर आया। दिल टूटने का पहला स्टेज होता ही इल्यूजन, जो होता ही नहीं वह भी नजर आने लगता है। इसके बाद जहां रोड साइड कैफे चली गई, वही जगह जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां बैठकर उसने फिर से सोचा कि जीहून उसके सामने बैठा है, प्यार से उसे देख रहा है। जहां चाहती थी कि काश ये सब सच होता, लेकिन जहां को ये नहीं पता था कि उस वक्त मछली बेचने वाला वहां डिलीवरी के लिए आया हुआ था। जब जहां उठकर जाने लगी तो मछली बेचने वाले ने अचानक उसे आवाज दी और कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। यह सुनते ही जहां के दिल में घबराहट उठ गई। मछली बेचने वाले ने भी उसकी बेचैनी नोटिस की, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन जहां ने सिर्फ इतना कहा कि वह अकेली घर जाना चाहती है। असल में जहां को सब कुछ याद आ चुका था। जब उसे उस साल बेसमेंट ले जाया गया था तो उसके पीछे खड़ा आदमी वही मछली बेचने वाला था। भाग निकलने के बाद भी उसने जहां को टेस्ट किया था। उसने एक टेडी बेयर निकाला कर देखा था कि क्या जहां उसे पहचान पाती है या नहीं। जब उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी तब जाकर वह चुप हो गया। इसी वजह से इतने सालों तक वह जहां के सामने नहीं आया था। लेकिन अब मछली बेचने वाला खुद पैनिक में था। जहां ने जिद की कि वह पैदल ही घर जाएगी। वह उसे रोक भी नहीं पाया। जैसे ही जहां उससे थोड़ी दूर हुई, उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने लगी। उसी वक्त जहां की मां का फोन आ गया। जहां बुरी तरह डर चुकी थी, उसने मां से कहा कि जल्दी आकर उसे पिक कर ले, मगर जैसे ही उसने यह बात पूरी की, मछली बेचने वाला अचानक उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसी वक्त जिहान को भी अंदर से महसूस हो गया कि जहान खतरे में है। उसने तुरंत उसे कॉल किया और खुद भी उसे ढूंढने भाग पड़ा। लेकिन जैसे ही जहान फोन उठाने वाली थी, उसके हाथ से फोन फिसला और जमीन पर गिर गया। पीछे मछली बेचने वाला बहुत करीब आ चुका था, इसलिए जहान के पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। वह पूरी ताकत से भागती रही। भागते भागते वह एक चौराहे तक पहुंची और वहां से फौरन एक छोटी सी दुकान के अंदर घुस गई। मछली बेचने वाला भी गली से बाहर निकल आया, लेकिन उसे जहान नजर नहीं आई। इसी दौरान पुलिस भी उस पुराने केस की तहकीकात कर रही थी। जब सब लोग नामदो के उस रात एली एली में किसी राज भरे शख्स से मिलने की बात कर रहे थे, तो चीफ के दिमाग में अचानक वह मंजर घूम गया। नामदो के सामने जो आदमी खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मछली बेचने वाला ही था, जो चीफ के साथ शराब पीने वाला दोस्त भी था। इसी के साथ ही मछली बेचने वाला अब नंबर 1 संदिग्ध बन गया। उधर जीहून ने पुलिस को कॉल करके जहान के लापता होने की रिपोर्ट दे दी। तुरंत पुलिस गाड़ियां एरिया में तलाश के लिए निकल पड़ी। इसी वक्त मछली बेचने वाला रेस्टोरेंट के मेन गेट पर खड़ा था। रेस्टोरेंट के मालिक को अंदाजा हो गया कि कुछ गलत है और वह पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन मछली बेचने वाला अचानक अंदर घुसा और उसने मालिक को बेरहमी से जमीन पर धक्का दे दिया। उसका मकसद जहान को, जो अंदर छुपी हुई थी, बाहर निकालना था। फिर वह सीधा घर के कोने की तरफ गया और जहान को ढूंढ निकाला। अब वह अपनी असली शक्ल छुपाने के मूड में नहीं था। उसने जहान को बिल्कुल घेर लिया। इसी वक्त जहान रोड साइड कैफे के पास से गुजरा। कैफे के ओनर से उसे पता चला कि जहान उस एली की तरफ भागी थी। वह घबराकर उसी तरफ दौड़ा और उसे कॉल करता रहा। थोड़ी ही देर में उसे एली में जहान का मोबाइल फोन मिल गया। उसने तुरंत अपनी लोकेशन कंघो को भेज दी। अचानक जहान के सीने में तेज दर्द उठा, इतना ज्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। यह बिल्कुल वही एहसास था जो उसे उस रात हुआ था जब उसकी बहन गायब हुई थी। जीहून के दिल में भी वही दर्द भर आया। उसने खामोशी से खुदा से दुआ मांगी, भीख मांगी कि जहान उसकी बहन की तरह गायब न हो। उस पल जहान के लिए जहान की अहमियत सबसे ज्यादा थी और उधर जहान मछली बेचने वाले के हाथों बुरी तरह जुल्म झेल रही थी। उस आदमी ने खंजर निकाला और बिना आवाज के जहान को मार देना चाहता था। बिल्कुल आखिरी लम्हे पर जहान वहां पहुंच गया। जहान और मछली बेचने वाला दोनों एकदम से एक दूसरे पर टूट पड़े। जहान ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और जोर से वार करके मछली बेचने वाले के हाथ से खंजर गिरा दिया। लेकिन आखिरी लम्हों में मछली बेचने वाला फिर भी भारी पड़ गया और उसने जहान को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर जहान ने हिम्मत जोड़ी, खंजर
खंजर उठाया और पूरी ताकत से मछली बेचने वाले की तरफ लपकी, मगर वह उसके काब्जे में आ गई। अगले ही पल उस आदमी ने खंजर जहान के पेट में घोंप दिया। तेज दर्द की लहर उठी और जहान जमीन पर गिर पड़ी। मछली बेचने वाला रुका नहीं, उसने जिहान पर भी खंजर से वार करना शुरू कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि जिहान ने उसका हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया। फिर जिहान ने हिम्मत करके पलटवार किया, लेकिन धीरे धीरे जिहान की ताकत जवाब देने लगी। वह लड़खड़ाता हुआ जहान के पास गया, उसे घबराकर देखता रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी बीच मछली बेचने वाला चुपचाप खड़ा हुआ और पीछे से जिहान के पास आने लगा। हालत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। तभी पुलिस वहां पहुंच गई और वक्त पर मछली बेचने वाले को काबू में कर लिया। उस वक्त जिहान दर्द से रो रहा था। जहान पर भी जिहान के जज्बात का असर पड़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जहान समझ चुकी थी कि यह आंसू वह खुद नहीं रोक सकती। अचानक उसके जहन में बचपन की यादें उभर आईं। उस वक्त जाह्यून और सेह्यून साथ हंस खेल रहे थे। फिर अचानक सेह्यून ने अपने भाई के दुख को महसूस किया और बिना वजह आंसू बहने लगे। जाह्यून ने समझा कि शायद सेह्यून डर गई है, लेकिन सेह्यून ने कहा कि वह खुद नहीं रो रही, बल्कि उसका भाई उसके गायब होने के गम में रो रहा है। सेह्यून ने जाह्यून को दोनों के बीच मौजूद टेलीपैथी के बारे में बताया। फिर जाह्यून ने सेह्यून को अपना भागने का प्लान भी बताया, लेकिन सेह्यून अपनी जख्मी टांग की वजह से परेशान थी। सेह्यून ने जहान से कहा कि अगर वह बचकर न निकल पाए तो जाह्यून उसके भाई से कह देना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए अब रोना बंद करो। जब जहान को स्ट्रेचर पर डाला जा रहा था, उसने जिहान को सेह्यून का यही पैगाम दे दिया। यह सुनते ही जिहान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन इतनी मजबूत और उम्मीद से भरी हुई थी। इतने सालों से जिहान खुद को ही सजा देता आ रहा था, जबकि सेह्यून यह बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन जब जिहान को पूरा सच पता चला तो उसका और जहान का जो जज्बाती कनेक्शन था वह भी खत्म हो गया। अब वे एक दूसरे के एहसास महसूस नहीं कर पाते थे। ब्रेकअप के बाद भी दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते रहे। जहान जब भी बाहर निकलती उन सारे लम्हों को याद करती जो उसने जिहान के साथ गुजारे थे। एक बार तो वह चुपके से जिहान की दुकान तक चली गई थी। उसके बाद वह बार बार अपनी मोहब्बत की यादों में खो जाने लगी, जैसे वह प्यार कभी खत्म ही न हुआ हो। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे जहान की दादी ने कभी कहा था कि जितना ज्यादा तुम किसी को याद करते हो उतना ही अपने जज्बात को दबाना नहीं चाहिए। शुरू में जहान को लगा था कि अब उसका और जिहान का कोई रिश्ता नहीं बचेगा, लेकिन एक दिन जब जहान अकेली बारिश से बचने के लिए खड़ी थी, अचानक उसकी मुलाकात फिर से जिहान से हो गई। यह मंजर जहान के दिल पर गहरा असर छोड़ गया। उसे लगा जैसे यह कोई ऐसा ख्वाब हो जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। इसीलिए वह खुद को रोक नहीं पाई और जिहान के चेहरे को छू लिया, लेकिन अगले ही पल वह मुड़कर वहां से चली गई। जिहान यह देखकर घबरा गया, छाता उठाया और उसके पीछे भाग पड़ा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जहान उस वक्त क्या सोच रही है। असल में जहान यह चाह रही थी कि जिहान समझे, अगर कोई सच में प्यार करता है तो वह पूरे 1 महीने तक बिल्कुल चुप नहीं रहता। जिहान को अपने जज्बात बयान करना आता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दिल से जहान को बताया कि वह आज भी उसके बारे में ही सोचता रहता है। तब जहान ने जिहान से कहा कि अगर वह दोबारा उसके साथ रहना चाहता है तो उसे फिर से शुरू से उससे प्यार जताना होगा, बिल्कुल नए तरीके से। यह सुनते ही जिहान बिना सोचे समझे खुशी से जहान की तरफ भागा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बारिश में ही उसे किस कर लिया। इसके बाद जिहान ने फिर से मोहल्ले में वापस आने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान दोबारा खोलने का प्लान बनाया। जिहान और जहान ने अपने वादे पूरे किए। दोनों ने साथ फोटो भी खिंचवाई, लेकिन जहान थोड़ी सी नाराज लग रही थी क्योंकि तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी आ रही थीं। अब क्योंकि दोनों का टेलीपैथिक कनेक्शन खत्म हो चुका था, वे हर बात एक दूसरे की समझ नहीं पाते थे। जब जिहान ने दूसरे कपल्स को एक दूसरे के लिए खाना उठाते देखा तो उसे थोड़ी जलन हुई, लेकिन जब जहान ने जिहान के लिए खाना उठाया तो उसने मजाक में कह दिया कि उसे सफाई की बीमारी है। फिर भी जिहान ने वही खाना खा लिया जो जहान ने अपने हाथ से खिलाया था। टेलीपैथी न होने के बावजूद यह एहसास सबसे ज्यादा सच्चा था। जल्दी ही जिहान की दुकान मोहल्ले में फिर से अच्छी तरह चलने लगी। बिजनेस भी ग्रो कर रहा था, लेकिन अचानक पुलिस का फोन आया। जिहान को अंदर से महसूस हो गया कि शायद पुलिस को उसकी बहन के बारे में कोई नई जानकारी मिली है। मछली बेचने वाला पुलिस के काबू में था, लेकिन उसने उस साल के किडनैपिंग केस को कबूल नहीं किया। उसने सिर्फ इतना माना कि उसने एक आदमी को वेयरहाउस में बंद कर रखा था जो उस घटना से जुड़ा हुआ था। जब डायरेक्टर खुद उस मछली बेचने वाले के अड्डे पर गया तो उसने देखा कि उसका अपना कॉलीग वहां कैद है। डायरेक्टर घबराकर वेयरहाउस का दरवाजा पीटने लगा और जब उसकी नजर डोंगजो पर पड़ी जो जमीन पर बेहरकत पड़ा था तो उसे लगा कि शायद डोंगजो मर चुका है। खुशकिस्मती से डोंगजो अभी भी जिंदा था। असल में मछली बेचने वाला उन लोगों को मारना नहीं चाहता था जो उसके करीब हमेशा रहते थे। कुछ दिनों बाद डोंगजो डिटेंशन सेंटर गया और मछली बेचने वाले से मुलाकात की, लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। डोंगजो मछली बेचने वाले से नफरत नहीं करता था। उसने उससे कहा कि अगर फ्यूचर में उसे किसी मदद की जरूरत हो तो बस डोंगजो को बता दे। डोंगजो का मकसद सिर्फ यह था कि वह जान सके कि सेरान को कहां बंद रखा गया है। मछली बेचने वाला कुछ नहीं बोला। जैसे ही डोंगजो वापस जाने लगा उसने मछली बेचने वाले को याद दिलाया कि उसी ने उसे इस मोहल्ले में लाया था और उसी की वजह से उस साल का डिसअपीयरेंस हुआ था। इसमें डोंगजो की भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी। डोंगजो की बातों को सुनकर मछली बेचने वाला भी धीरे धीरे राजी हो गया। उसने अपने बचपन के उस जगह का जिक्र किया जहां वह और डोंगजो बचपन में खेलते थे। हालांकि मछली बेचने वाला सीधे नहीं कह रहा था, लेकिन डोंगजो को उसकी बात का मतलब समझ आ गया। तुरंत डोंगजो और चीफ अपने गांव के जंगल में उस जगह गए जहां बचपन में खेलते थे ताकि मर्डर हुई लड़की को ढूंढ सकें। दोनों ने वहां जोर से खोदाई शुरू की। इस बीच जहान की दादी ने जहान की मां को बताया कि वह कुछ दिन के सफर पर जा रही है। जहान की मां को कुछ अंदाजा हो गया था। फिर दादी जहान के पिता से मिलने चली गई। पता चला कि जब जहान की मां उस साल शादीशुदा थी तो उसके साथ अक्सर बुरा सुलूक होता था, लेकिन जहान की दादी अपनी बेटी की परवाह नहीं करती थी। इसी वजह से जहान की मां अपने
शौहर से तलाक ले चुकी थी। जहान की माँ को अब भी बाहर की दुनिया से अलग माना जाता था, लेकिन जब दादी को पता चला कि उस साल जहान गायब हो गई थी तो उसने खुद से फैसला किया कि वह जहान की माँ के साथ रहेगी। उसने जहान की माँ को अपनी बेटी जैसा समझना शुरू कर दिया। अब जहान की माँ बस स्टेशन पर वेट कर रही थी। जब दोनों मिले तो जहान की माँ ने सिर्फ इतना कहा कि वह इधर उधर घूम रही थी। जैसे ही वह वापस जाने वाली थी, एक आदमी उनके पास से गुजरा, सिगरेट पीता हुआ, और धुआं उनके चेहरे पर फूंक दिया। जहान की माँ ने जोर से उसको रोका, लेकिन लग रहा था कि वह आदमी गैंगस्टर टाइप का है। दोनों ने जल्दी से वहां से भागना बेहतर समझा। इसी वक्त जीहुन को पुलिस का फोन आया। वह तुरंत गाड़ी लेकर डोंगजो के गांव के जंगल की तरफ चल दिया। जंगल पहुंचकर उसने सबसे पहले देखा कि वहां रोप से एरिया बंद कर दिया गया था। फॉरेंसिक डॉक्टर्स भी काम कर रहे थे। जीहुन की बहन और पिता के कब्रों को खोदकर निकाला जा रहा था। यह देखकर जीहुन के दिल में फिर से दर्द जग गया और उसके अंदर का गम फिर से उभर आया। जाह्यून अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए माफी मांग रहा था, लेकिन वह माफी बहुत देर से आई थी। उस वक्त उसके माँ बाप ने उसे याद दिलाया था कि अपनी बहन का ख्याल रखना, लेकिन जाह्यून उस वक्त इतना बिजी था कि सिर्फ खेल कूद में उलझा रहा। उसने अपनी छोटी बहन को अकेला छोड़ दिया और वह छोटी सी लड़की यहीं हमेशा के लिए रह गई। जाह्यून के घर में पहले बहुत खुशी थी, लेकिन अब वह खुशी टुकड़ों में टूट चुकी थी। सालों से जिस दर्द को जाह्यून ने अपने अंदर दबा के रखा था, वह अब फाइनली बाहर आ गया। उसने अपने आप को, अपनी माँ को और अपनी बहन को साइलेंटली यह वादा किया कि अब वह अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जिएगा। उसके बाद जाह्यून और उसकी माँ ने अपने पिता और बहन के पास जाकर उन्हें पाया। जाह्यून ने अपने पिता से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर ली। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी सुलह कर ली। कंघो ने भी अपने पिता से अपना पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लिया और उनके बीच अमन हो गया। जाह्यून की माँ को भी अपनी जिंदगी का साथी मिल गया। वह डोंगजो के साथ, जो पहले उसकी तारीफ करता था, अब उसका सोलमेट बन गया। यून चांग को भी अपनी मोहब्बत मिल गई और इस फिल्म का आज का सफर यहीं खत्म होता है। अगली फिल्म में फिर मिलते हैं।